हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 7th क्लास मैथ एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है गणित प्रकाश, इसके चैप्टर नंबर 4 एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे 4.4 सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं इनको सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। अब यहाँ देखिए क्या कहा गया है। Earlier we found expressions to find perimeters of different regular figures in terms of their sides। तो यहाँ पर ये बात हो रही है इसी चैप्टर के पेज नंबर 84 की। पेज नंबर 84 पे हमने आपको ये सिखाया था कि जो रेगुलर फिगर्स होती है, जो रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं, उनका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं। जैसे हमने कि ये सीखा था कि अगर एक आपका रेगुलर ट्रायंगल है, रेगुलर ट्रायंगल मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों, तो उसका पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करते हैं, 3 इंटू साइड। ये हमने सीखा था, ठीक है। ऐसे हमने देखा था कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर में हम किस तरीके से पेरीमीटर फाइंड करते हैं, 4 इंटू साइड, क्योंकि इसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं। और हमने आपको ये भी समझाया था कि पेरीमीटर का मतलब होता है पॉलीगॉन की सभी साइड्स का सम, यानी टोटल लेंथ। तो जब हम ट्रायंगल के पेरीमीटर की बात करते हैं, तीनों साइड्स का सम। ऐसे जब हम स्क्वायर के पेरीमीटर की बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी चारों साइड्स के सम की बात करते हैं, यानी जो टोटल लेंथ होती है ना, वो पता करनी होती है हमें किसी भी पॉलीगॉन की, तो उसको हम कहते हैं उस पॉलीगॉन का पेरीमीटर। अब अभी तक तो हमने ऐसे रेगुलर फिगर्स की पेरीमीटर फाइंड की है जिसमें कि सभी साइड्स इक्वल है। रेगुलर का मतलब ही मतलब उसमें सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो वहाँ तो ये सिंपल हो जाता है, 3 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। ऐसे रेगुलर पेंटागन है तो 5 इंटू साइड, रेगुलर हेक्सागन है तो 6 इंटू साइड, जो हमने पेज नंबर 84 पे देखा भी था। लेकिन अब हम ऐसी फिगर्स के भी, ऐसे पॉलीगॉन्स के भी पेरीमीटर अब हम फाइंड करेंगे। उसके लिए हम एक्सप्रेशन बनाएंगे जिसमें सभी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। तो यहाँ देखिए क्या कहा गया, लेट अस नाउ फाइंड एन एक्सप्रेशन टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की तो चारों साइड्स इक्वल नहीं होती, तो इसके लिए अगर हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है और उस पेरीमीटर को फाइंड करने के लिए हमें कोई एक्सप्रेशन बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे। अब एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है कि अगर हमें इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है तो हमें ये चारों साइड्स का सम फाइंड करना होगा, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब ही होता है टोटल जो साइड्स की लेंथ है वही हमें पेरीमीटर बताती है। तो चारों साइड्स की लेंथ हमें पता करनी होगी। अब यहाँ पर इसको किस तरीके से बताया गया है वो देखते हैं। अब देखिए, एज इन द प्रीवियस केसेस वी विल फर्स्ट डिस्क्राइब हाउ टू गेट द पेरीमीटर व्हेन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल आर नोन। यानी कि अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उस रेक्टेंगल की लेंथ आपको पता है और उसकी ब्रेड्थ भी आपको पता है, तो आप उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि रेक्टेंगल में चारों साइड्स तो इक्वल नहीं होती, लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी और ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी। तो यहाँ पर अगर हमें इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है तो हमें ये लेंथ, फिर ये ब्रेड्थ, फिर ये लेंथ और ये ब्रेड्थ, इन चारों के लेंथ को ऐड करना होगा। तो वही यहाँ पर बताया गया, फाइंड द सम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यानी कि एक एक करके हम इन चारों की जो लेंथ है ना, उसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो उससे हमें क्या पता चल जाती है, पेरीमीटर। यानी कि सबसे पहले जैसे कि ये वाली लेंथ, उसमें ऐड कर दी ये वाली ब्रेड्थ, फिर ये वाली लेंथ और फिर ये वाली ब्रेड्थ, चारों को ऐड कर दीजिए, आपको पेरीमीटर पता चल जाएगा। और लेंथ को हम डिनोट करेंगे L से और ब्रेड्थ को B से। लेट अस यूज़ द लेटर नंबर्स L एंड B इन प्लेस ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ रिस्पेक्टिवली। तो लेंथ के लिए हम L को यूज़ करेंगे, ब्रेड्थ के लिए B को यूज़ करेंगे और पेरीमीटर के लिए हम P को यूज़ करेंगे। P से डिनोट करेंगे पेरीमीटर को। लेट P डिनोट द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, देन वी हैव, अब हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, P यानी पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और यहाँ पर क्या कहा गया है, एज वे नो दीज रिप्रेजेंट नंबर्स। ये जो लेटर नंबर्स होते हैं ये नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी जगह हम इनकी जगह पे हम कोई वैल्यू, कोई नंबर रख सकते हैं। तो आप इनको आगे पीछे करके कैसे भी ऐड कर दीजिए, आंसर सेम आने वाला है। जैसे 2 + 4 कीजिए या 4 + 2 कीजिए, आंसर तो 6 ही आएगा ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर आप इनका ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हैं। एंड सो द टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। तो आप इनको ऑर्डर चेंज करके भी किसी भी ऑर्डर में इनको ऐड करके लिख सकते हैं।
हैंस द अबव एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एल प्लस एल, दोनों एल यानी दोनों लेंथ एक साथ रख दी, प्लस बी, दोनों ब्रेड्थ भी दोनों भी आपने एक साथ रख दी। अब एक चीज़ हम जानते हैं, जैसे x प्लस एक्स होता है, x प्लस एक्स का मतलब होता है 2x, ऐसे y प्लस वाई क्या होता है 2y, ऐसे ही l प्लस एल क्या होता है 2l। अब आप l प्लस एल को जब आप 2l लिखते हैं तो 2l को आप 2 इंटू एल भी कह सकते हैं। अब आप 2l कहिए या 2 इंटू एल कहिए, वही चीज़ें अब यहाँ पर बताई गई हैं कि l प्लस एल जब आप लिखते हैं तो इसका मतलब 2 इंटू एल होता है, और इसको आप सिर्फ 2l भी लिख सकते हैं। नॉर्मली हम l प्लस एल को 2l ही लिखते हैं, ऐसे b प्लस बी को हम क्या लिखते हैं 2b, और 2b को हम 2 इंटू बी भी कहते हैं। तो वही चीज़ है, x प्लस एक्स जैसे 2x है, y प्लस वाई 2y है, वैसे ही l प्लस एल 2l है और b प्लस बी 2b है। तो यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो हमें पेरीमीटर क्या मिल जाता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिलता है 2l प्लस 2b। हालांकि इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, अगर आप इन दोनों टर्म्स को देखें तो इनमें 2 कॉमन आ रहा है, तो आप 2 कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ से तो 2 कॉमन आ गया, बचा क्या l, तो यहाँ लिखेंगे l, फिर प्लस का साइन, यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया, बचा क्या b। यानी कि ये जो फॉर्मूला है ना लिखने का तरीका, हालांकि यहाँ पर हमें ये तरीका ऐसे दिया गया है, लेकिन ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं जनरली वो ये तरीका यूज़ करते हैं। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बताइए, तो आप बताएंगे P यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में L प्लस बी यानी कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो आप इसको ऐसे बोलेंगे P इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, ये होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब अगर आपको लेंथ और ब्रेड्थ पता है तो वो वैल्यू L की जगह L की वैल्यू लेंथ की वैल्यू रख दीजिए, ब्रेड्थ यानी B की जगह B की वैल्यू रख दीजिए, तो आपको इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर पता चल जाएगा। अब आगे क्या बताया गया देखिए, नोटिस दैट द इनिशियल एक्सप्रेशन L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ये कहाँ पर देखा था हमने, ये वाला सबसे पहले यही एक्सप्रेशन बनाया था ना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यानी चारों साइड्स को हमने ऐड किया था। एंड द फाइनल एक्सप्रेशन, और फाइनली जो एक्सप्रेशन हमें मिला 2l प्लस 2b, जो कि हमें कहाँ मिला है, ये यहाँ पर मिला है। हालांकि ये इसको ही आगे सोल्व किया तभी तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा है, बस है ये सेम, बस लिखने का तरीका बदल गया। दैट वे गॉट फॉर द पेरीमीटर लुक डिफरेंट, यानी ये दोनों दिखने में तो हमें अलग लग रहे हैं, हाउएवर दे आर इक्वल, लेकिन ये दोनों ही इक्वल है, सेम है। सिंस द एक्सप्रेशन वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनिशियल वन बाय अप्लाइंग द सेम रूल्स एंड ऑपरेशंस वी डू फॉर नंबर्स। यहाँ पर ये जो बताया गया इसका यही मतलब है कि ये जो फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिला है ये वाला, ये हमें इसी एक्सप्रेशंस को आगे सोल्व करके मिला है, तो इन दोनों का मतलब एक ही है। दे आर इक्वल इन द सेंस, जब हम इनको इक्वल कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, दैट दे बोथ टेक द सेम वैल्यूज व्हेन लेटर नंबर्स आर रिप्लेस्ड बाय नंबर्स। यानी अगर आप इन दोनों में आप इसको यूज़ करें या इसको यूज़ करें, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। आप इसमें L की जगह कोई वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करते हैं, लेंथ की जगह कोई वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, और ब्रेड्थ की जगह कोई वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, और वही लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू आप यहाँ भी पुट करते हैं, तो आपको आंसर सेम ही मिलने वाला है। अब यहाँ पर हमें ये एग्जाम्पल भी दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी असाइन L इज इक्वल टू 3 B इज इक्वल टू 4 वी गेट, यानी अगर आपको लेंथ 3 दी गई है और ब्रेड्थ 4 दी गई है, तो आप पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ये आपका पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का। L की जगह 3 रखा, B की जगह 4, L की जगह 3, B की जगह 4, इन चारों को ऐड किया तो आपको पेरीमीटर मिल गया 14। और ये जो हमारा एक्सप्रेशन था, इसी को जब हमने सिंप्लीफाई किया था तो हमें इसी से ये वाला एक्सप्रेशन मिला था, और दोनों का सेम ही मतलब है। अब यहाँ पर ज़रा वैल्यू रख के देखते हैं, 2l प्लस 2b, 2l का मतलब 2 इंटू एल, तो 2 इंटू एल की जगह 3 प्लस 2b यानी 2 इंटू बी, बी की जगह 4, तो 2 3 जा क्या होता है 6, प्लस 2 4 जा क्या होता है 8, 6 प्लस 8 करेंगे तो क्या मिलेगा 14। तो यहाँ पर भी आंसर 14, यहाँ पर भी आंसर 14। अब आगे क्या बताया गया देखिए, वी कॉल द एक्सप्रेशन 2l प्लस 2b द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ l प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यानी कि ये जो 2l प्लस 2b है ये l प्लस बी प्लस एल प्लस बी की सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब आगे देखिए, लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन। अब यहाँ पर हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। अब एग्जांपल 5 देखते हैं। हेयर इज़ अ टेबल शोइंग द नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर्स सोल्ड इन अ शॉप।
अब यहाँ पर आपको ये एक टेबल दी गई है जिसमें ये बताया गया है कि किसी शॉप में कितनी पेंसिल्स और कितनी इरेज़र सेल हुई। द प्राइस पर पेंसिल इज सी, यानी कि एक पेंसिल का जो प्राइस है वो सी दिया हुआ है। एंड द प्राइस पर इरेज़र इज डी, और एक इरेज़र का जो प्राइस है वो डी दिया गया है। फाइंड द टोटल मनी अर्नड बाय द शॉपकीपर ड्यूरिंग दीज 3 डेज। यहाँ पर 3 दिनों की सेल बताई गई है और हमें यह बताना है कि इन 3 दिनों में इस शॉप में जो सेल हुई है पेंसिल्स की और इरेजर्स की, उससे टोटल कितनी मनी अर्न की गई शॉपकीपर के द्वारा, यानी कि शॉपकीपर ने इन 3 दिनों में पेंसिल और इरेजर सेल करके कितनी मनी अर्न की है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम देख सकते हैं, इसमें है पेंसिल्स और यहाँ इसका एक पेंसिल का प्राइस जैसे कि सी बताया गया वही लिखा है, इरेजर्स और एक इरेजर का प्राइस डी बताया गया वो लिखा है। अब इस कॉलम को देखिए, डे 1 पर 5 पेंसिल सेल हुई है, ठीक है, और डे 1 पे 4 इरेजर सेल हुए हैं। डे 2 पे 3 पेंसिल्स और 6 इरेजर्स सेल हुए हैं और डे 3 पे 10 पेंसिल और 1 इरेजर सेल हुआ है। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि एक पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपीज़ है और आपने 5 पेंसिल सेल की, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? 5 × 3 यानी कि 15। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और यही मान लेते हैं कि एक इरेज़र की कॉस्ट अगर हम 6 ले लेते हैं और अगर आपके 4 इरेज़र सेल हुए हैं तो टोटल कितने पैसे आए? 4 × 6 24। इस चीज़ को अब आपने दिमाग में रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, लेट अस फर्स्ट फाइंड द मनी अर्नड बाय द सेल ऑफ पेंसिल्स, यानी कि पहले तो हम ये चेक करेंगे कि पेंसिल सेल होने से कितनी मनी अर्न हुई। देखिए, पहले दिन पर 5 पेंसिल सेल हुई, दूसरे दिन पर 3 पेंसिल और तीसरे दिन पे 10 पेंसिल सेल हुई है। टोटल कितनी पेंसिल्स हो गई? 5 & 3 18 और 5 और 3 8 और 10 18। टोटल 18 पेंसिल सेल हुई है 3 दिनों में, ठीक है। अब आगे देखिए, द मनी अर्नड बाय सेलिंग पेंसिल्स ऑन डे 1 इज़ 5C। पहले दिन पर कितनी पेंसिल सेल हुई थी? 5 पेंसिल्स। अब 5 पेंसिल सेल हुई, एक पेंसिल की कॉस्ट C है, तो इससे कितनी अर्निंग हुई? 5C। यही तो हमने यहाँ पे करके दिखाया था। अगर एक पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपीज़ है तो 5 पेंसिल आपने सेल करी तो 5 × 3 15 रुपीज़ मिले ना आपको। और यहाँ पर एक पेंसिल की कॉस्ट C है तो टोटल आपकी सेल हुई पहले दिन पे 5 पेंसिल की, तो इससे कितनी अर्निंग हुई आपकी? 5 × C। इससे आपको इतना पैसे मिले 5C। तो पहले दिन पर आपको 5 पेंसिल सेल करने पर मिले 5C। सिमिलरली द मनी अर्नड बाय सेलिंग पेंसिल्स ऑन डे 2। अब डे 2 पे 3 पेंसिल सेल हुई है तो 3 × C कर दीजिए, यानी कि 3C। तो यहाँ पर आ जाएगा 3C, यानी कि डे 2 पे जो 3 पेंसिल सेल हुई उससे जो मनी अर्न हुई वो है 3C। और डे 3 पे 10 पेंसिल सेल हुई तो 10 × C यानी कि 10C। तो डे 3 पे आपकी मनी अर्न हुई पेंसिल से 10C। अब आगे देखिए, द टोटल मनी अर्नड बाय द सेल ऑफ पेंसिल इज़ 5C + 3C + 10C। देखिए, पहले दिन पेंसिल से इतनी आपकी अर्निंग हुई, दूसरे दिन इतनी अर्निंग हुई पेंसिल की सेल से, और तीसरे दिन इतनी हुई 10C। अब अगर आपको एक टोटल अर्निंग पता करनी है कि पेंसिल सेल करने पर 3 दिनों में कितनी अर्निंग हुई, तो आप तीनों अर्निंग को ऐड कर देंगे, यानी कि 5C + 3C और 10C। और इनको ऐड कैसे करते हैं? देखिए, इसको सिंपली आपको यहाँ कोएफिशिएंट नज़र आ रहे होंगे। इस चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड करी थी उसमें चीज़ सिखाई थी कि अगर आप 5C लिखते हैं ना, तो ये C तो वेरिएबल है और ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये जो 5 है ना, इसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ये इस वेरिएबल C का कोएफिशिएंट है। तो जब आप इनको ऐड करते हैं तो पहले तो आपको ये देखना है क्या ये लाइक टर्म्स है कि नहीं। ये सब चीज़ें भी हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताई थी। देखिए, तीनों में सेम वेरिएबल है C और तीनों में पावर भी सेम है, C की पावर 1 C की पावर 1 C की पावर 1। कोई पावर नहीं लिखी, इसका मतलब पावर 1 है। अगर सेम वेरिएबल है तीनों टर्म्स में और पावर भी उनकी सेम है तो इसका मतलब ये लाइक टर्म्स है। और जब लाइक टर्म्स होते हैं तो आप इनको ऐड कर सकते हैं। और ऐड करते वक्त ये जो कोएफिशिएंट होते हैं ना, जैसे 5C है तो 5 इसका कोएफिशिएंट है, ऐसे 3C में 3 कोएफिशिएंट है, 10C में 10 कोएफिशिएंट है, इनको ऐड किया जाता है। तो 5 और 3 8 और 10 18, तो इनको ऐड करके आएगा 18C। तो अगर आपको ये पता करना है कि 3 दिन में पेंसिल सेल करने पर कितनी अर्निंग हुई, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? 5C + 3C + 10C लिखेंगे, तीनों अर्निंग्स को ऐड कर देंगे। अब आगे क्या कहा गया? कैन वी सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन फर्दर एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ टर्म्स? क्या हम इस एक्सप्रेशन को और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसमें
टर्म्स को कम कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ देखा ना आपने 18C आ गया, एक ही टर्म रह गया और इसको हमने और सिंप्लीफाई कर दिया। अब जो चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बड़े सिंपली बताई है कि 5C 3C और 10C को ऐड करेंगे तो 5 और 3 8, 8 और 10 18C आ जाएगा, उसी चीज़ को यहाँ काफ़ी डिटेल में बताया गया है। हालांकि जब हम इसको अपने माइंड में कैलकुलेट करते हैं तो ये सिंपल वाला तरीका यूज़ करना है आपने सिंपली ऐसे देखा 5 और 3 8, 8 और 10 18C सीधा लिख देंगे आप, लेकिन इसको डिटेल में यहाँ समझाया भी गया है। The expression means 5 times C is added to 3 times C is added to 10 times C। ये इसी चीज़ को कह रहे हैं, 5 times C ऐसे हो गया, 3 times C ऐसे हो गया और 10 times C ऐसे हो गया। इसको अब आप ऐड कर देंगे। बस आपने ऐड करते वक्त जब भी आप एक्सप्रेशंस को ऐड करेंगे तो ये याद रखना है कि ये लाइक टर्म्स होने चाहिए, यानी इनमें वेरिएबल भी सेम होनी चाहिए और वेरिएबल की पावर भी सेम होनी चाहिए। अगर वेरिएबल डिफरेंट हुए या अगर उनकी पावर डिफरेंट हुई तो फिर आप इनको ऐड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर ये लाइक टर्म्स नहीं होंगे। ठीक है, अब इसी को आगे बताया गया है। सो इन टोटल द लेटर नंबर C इज एडेड 5 + 3 + 10 टाइम्स। यही कहा गया कि ये जो C है ना, ये C कितनी बार ऐड हुआ है। यहाँ पर ये 5 टाइम्स C था, यहाँ 3 टाइम्स C था, यहाँ 10 टाइम्स C था। C कितनी बार ऐड हुआ, 5 3 8 और 10 18। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। द लेटर नंबर C इज एडेड 5 + 3 + 10 टाइम्स। दिस इज व्हाट वी हैव सीन एज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स। ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स में भी पढ़ा था। अब इसी को यहाँ और एक्सप्लेन किया गया, जैसे 5 × C + 3 × C + 10 × C। अब इसमें C कॉमन है, तीनों ही टर्म्स में C आ रहा है, C यहाँ कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई का साइन है ब्रैकेट में, यहाँ से 5 बचा, प्लस का साइन और साथ में 3, फिर यहाँ प्लस का साइन और ये 10, यानी कि C आपने यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब इन तीनों को ऐड कीजिए, 5 और 3 8, 8 और 10 18। 5 + 3 + 10 × C कैन बी सिंप्लीफाइड टू 18 × C, क्योंकि इन तीनों को ऐड करेंगे 18 आएगा, 18 × C बन गया और फाइनली आ गया 18C। और मैंने तो आपको सिंपली बता दिया था कि अगर 5C + 3C + 10C आपके पास है तो 5 और 3 8, 8 और 10 18 लिखिए, साथ में C लिख दीजिए। इतना बड़ा आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में यहाँ लिखा गया है। अब इस 18C का मतलब क्या है, जैसा कि यहाँ ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि 18C का मतलब है द टोटल मनी अर्नड बाय द सेल ऑफ पेंसिल्स। यानी कि अगर आपके पास ये 18C आ गया है, इससे पता चल जाता है कि पेंसिल सेल करने से कितनी अर्निंग हुई। अब अगर हमें ये C की वैल्यू पता चल जाए ना और हम C की जगह वो वैल्यू रख दें तो हमें टोटल अर्निंग पता चल जाएगी। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लेते हैं एक पेंसिल की जो कीमत है, प्राइस है, वो 10 रुपीज़ है, तो C की जगह अगर मैं 10 रख दूँ तो कितनी अर्निंग आ जाएगी, 18 × 10 रुपीज़ 180। तो ये इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। अब आगे देखिए, ऐसे हमें ये पेंसिल की जो प्राइस है वो बताई गई है। इफ़ C इज इक्वल टू ₹50, C की वैल्यू अब हमें पता चल गई 50 रुपीज़। फाइंड द टोटल अमाउंट अर्न बाय द सेल ऑफ पेंसिल। यहाँ ये गलती से स्केल लिखा हुआ है, यहाँ होना क्या चाहिए, सेल। यानी कि अगर C की वैल्यू 50 रुपये है, एक पेंसिल की प्राइस अगर 50 रुपये है, तो टोटल कितनी अर्निंग होगी पेंसिल से। तो हमारे पास एक्सप्रेशन है 18C। तो 18 × C की जगह 50 लिख दीजिए, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिलेगा ₹900। यानी कि जो 3 दिनों में पेंसिल सेल हुई है उससे जो अर्निंग हुई है वो है ₹900, अगर एक पेंसिल की प्राइस 50 रुपीज़ है तो। अब इसके बाद क्या कहा गया है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मनी अर्नड बाय सेलिंग इरेजर्स। अब जैसे यहाँ पर हमने ये 5C 3C 10C ऐड करके पेंसिल की अर्निंग पता की थी ना, ऐसे ही अब हमें इरेज़र की सेलिंग से जो अर्निंग है वो पता करनी है। तो यहाँ पर ज़रा वापस आते हैं। पहले दिन पर 4 इरेज़र सेल हुए, सेकंड डे पर 6 इरेज़र और थर्ड डे पर 1 इरेज़र सेल हुआ और एक इरेज़र की प्राइस हमें बताई गई है D। तो आप क्या करेंगे, 4D + 6D + 1D। अब आप 1D लिखे या सिर्फ D लिखे, बात एक है, इनको ऐड कर दीजिए। 4 और 6 10, 10 और +1 11D। यानी कि 3 दिनों में आपने जो ये इरेज़र सेल किए हैं, टोटल 11 इरेज़र आपने सेल किए, तो इससे जो अर्निंग होगी वो होगी 11D। अब जैसे ही हमें ये D की वैल्यू पता चल जाती है, हम D की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे तो हमें अमाउंट में पता चल जाएगा कि कितनी जो है अर्निंग हुई है इरेज़र की सेलिंग से। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमसे पूछा गया था इरेज़र की सेलिंग से जो अर्निंग है वो आपको अब उसके लिए एक्सप्रेशन बनाना है। तो वो एक्सप्रेशन आप कैसे बनाएंगे, 4D, पहले दिन पे 4 इरेज़र सेल हुए थे ना, नेक्स्ट 6D और फिर 1D,
तीनों को ऐड कर दीजिए 11D, यानी कि 3 दिनों में जो 11 इरेजर सेल हुए हैं उनसे जो अर्निंग हुई है वो है 11D। देन सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, तो ये हमने सिंप्लीफाई करके बता दिया, 4D + 6D + 1D सिंप्लीफाई करके आ गया 11D। अब आगे देखते हैं, द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मनी अर्नड बाय सेलिंग पेंसिल्स एंड इरेजर्स ड्यूरिंग दीज 3 days 18C + 11D। देखिए सिंपल सी बात है, इन 3 दिनों में जितनी भी पेंसिल और जितने भी इरेजर सेल हुए उनसे जो टोटल अर्निंग हुई है ना, टोटल मनी जो अर्न हुई है उसके लिए आप क्या करेंगे, 18C यानी जो पेंसिल की सेल से जो अर्निंग हुई प्लस 11D जो इरेजर्स की सेल से जो अर्निंग हुई, दोनों को आप ऐड कर देंगे। अब आप यहाँ पर अगर C की वैल्यू रख दें और अगर आप D की वैल्यू रख दें तो आपको फाइनल अमाउंट भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपको 18C और 11D करने पर क्या पता चल रहा है कि टोटल पेंसिल्स और टोटल इरेजर्स जो 3 दिन में सेल हुए उनसे जो टोटल अर्निंग हुई है वो यहाँ पर आपको इस एक्सप्रेशन से पता चलती है। आगे देखिए, कैन दी एक्सप्रेशन 18C + 11D बी सिंप्लीफाइड फर्दर, क्या आप इस एक्सप्रेशन को आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये अनलाइक टर्म्स है। क्यों अनलाइक टर्म्स है? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल C है, यहाँ पर वेरिएबल D है। अब ये अनलाइक टर्म्स हो गए तो आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसको आगे और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है। वही चीज़ यहाँ पर बताई है, देयर इज़ नो वे ऑफ फर्दर सिंप्लीफाइंग दिस एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, एज इट कंटेन्स डिफरेंट लेटर नंबर्स, क्योंकि इसमें डिफरेंट लेटर नंबर्स यूज़ हुए हैं, डिफरेंट ये अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं। ठीक है, इट इज़ इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ये एक्सप्रेशन अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको आगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लाया जा सकता। अब इसके बाद एक चीज़ जो हम पहले कई बार देख चुके हैं उसी को दोबारा बताया गया है। इन दिस प्रॉब्लम वी सॉ द एक्सप्रेशन 5C + 3C + 10C गेटिंग सिंप्लीफाइड टू द एक्सप्रेशन 18C। ये हमने देखा था, ये तीनों लाइक टर्म्स थे, 5C 3C 10C, तीनों में C वेरिएबल है, उनकी पावर भी सेम है तो लाइक टर्म्स है, तो इनको ऐड करके हमने सिंप्लीफाई कर दिया था और 18C लिख दिया था। लेकिन इसको आप आगे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ऑलरेडी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, चेक दैट बोथ एक्सप्रेशंस टेक द सेम वैल्यू व्हेन C इज़ रिप्लेस्ड बाय डिफरेंट नंबर्स। यानी कि यहाँ पर हमें जो ये एक्सप्रेशन दिए गए हैं, एक तो ये इस तरीके से 5C + 3C + 10C, इसी को सिंप्लीफाई किया तो 18C आ गया। तो अगर हम इसमें C की कोई वैल्यू अपने हिसाब से रखते हैं, अपनी मर्जी से रखते हैं, तो क्या दोनों में सेम वैल्यू आती है कि नहीं वो हमें चेक करना है। तो इसको करके देखते हैं, जैसे कि 5C + 3C + 10C है, आप C की जगह 2 रख के देखिए, तो 5 × 2 + 3 × 2 + 10 × 2, ऐसे करिए, 5 × 2 = 10 + 3 × 2 = 6 + 10 × 2 = 20, इनको ऐड कर दीजिए, 10 और 6 16, 16 और 20 36। यानी जब यहाँ पर हमने C की वैल्यू 2 रखी तो ये वाला जो एक्सप्रेशन था उसका आंसर आ गया 36। अब ज़रा ये वाला लीजिए, क्योंकि चाहे आप ये वाला एक्सप्रेशन बोलिए या बोलिए, बात तो एक ही है ना, तो आंसर तो सेम ही आने वाला है। अब यहाँ आपने रखा 18C और C की जगह 2 रखिए, 18 × 2, देखिए तब भी आंसर 36 ही आया, यहाँ भी 36, यहाँ भी 36। अब इसी तरीके से आप कोई भी और C की वैल्यू रख के देख सकते हैं, दोनों ही एक्सप्रेशंस में आपको जो वैल्यू है वो 36 ही मिलने वाली है, जो आंसर है वो 36 ही मिलने वाला है, क्योंकि ये जो 18C है ये और कुछ नहीं बल्कि इस वाले एक्सप्रेशन की ही सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये दोनों दिखने में अलग है लेकिन है सेम। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, अ बिग रेक्टेंगल इज स्प्लिट इनटू 2 स्मॉलर रेक्टेंगल्स एज शोन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले एक बड़ा रेक्टेंगल था, ये बड़ा रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक आपको नज़र आएगा। ठीक है, ये बड़ा रेक्टेंगल था, यहाँ पर ये ऐसे लाइन ड्रॉ की गई, इससे ये बड़ा रेक्टेंगल स्प्लिट हो गया, डिवाइड हो गया 2 छोटे रेक्टेंगल्स में, एक ये वाला रेक्टेंगल है, एक ये वाला रेक्टेंगल है। अब उसके बाद क्या कहा गया, राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द एरिया ऑफ द बिगर रेक्टेंगल। अब ये जो बड़ा रेक्टेंगल था ना, इस बड़े रेक्टेंगल का अगर हमें एरिया निकालना है, एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या एक्सप्रेशन होगा, वो एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर लिखकर बताना है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको 2 तरीके बता देता हूँ जिससे कि आप इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखिए, एक तरीका तो ये है कि इस बड़े वाले रेक्टेंगल की लेंथ पता कीजिए। तो इस बड़े वाले रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी, देखिए इतना पार्ट 4 है और ये वाला पार्ट 3 है, तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे 4 + 3 7, तो इसकी लेंथ आपको पता चल गई। ये बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है ना, इसकी लेंथ है 7,
ये इसको आप 7 यूनिट्स भी कह सकते हैं। ये सेंटीमीटर है क्या, वो हमें दिया नहीं गया, तो हम इसको 7 यूनिट कह देते हैं। और इसकी जो ब्रेड्थ है, जो इसकी चौड़ाई है, वो कितनी दी गई है, v, यहाँ पर दिया गया है ना v। अब ये यहाँ पर अगर v है तो आप इस साइड भी v लिख सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स तो इक्वल ही होती हैं। तो इसकी लेंथ हमें 7 यूनिट्स मिल गई। इसकी जो ब्रेड्थ है वो हमें v दी गई है, v यूनिट। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। शॉर्ट में लिखेंगे तो L इंटू बी। अब इसकी लेंथ कितनी है, 7 इंटू इसकी ब्रेड्थ है v। 7 इंटू वी क्या होता है, 7v। तो इस बड़े रेक्टेंगल का एरिया हमें मिल गया 7v। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका अब क्या है, दूसरा तरीका ये है कि एक तो ये वाला जो ये लेफ़्ट वाला जो ये रेक्टेंगल है, और एक ये जो राइट वाला रेक्टेंगल है, इन दोनों का एरिया फाइंड कीजिए और इन दोनों का एरिया ऐड कर दीजिए, तब भी आपको यही सेम आंसर मिलने वाला है। कैसे, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि बुक में हमें कैसे समझाया गया है। अब यहाँ पर पहले तो हम ये छोटा वाला रेक्टेंगल, ये लेफ़्ट वाला लेते हैं। जो लेफ़्ट वाला रेक्टेंगल है, यहाँ पर 2 रेक्टेंगल बन गए ना, एक ये लेफ़्ट और एक ये इतना राइट। तो पहले हम लेफ़्ट वाले की बात करते हैं। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ दी गई है 4, और इसकी ब्रेड्थ इसकी भी v ही है। तो पहले इस वाले रेक्टेंगल का हम एरिया फाइंड करते हैं। तो L इंटू बी करेंगे, लेंथ है 4 इंटू वी, तो 4 इंटू वी। तो यहाँ पर आपको एरिया मिल गया 4v, इस वाले का एरिया मिल गया 4v। अब ये जो राइट वाला रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ कितनी है, 3, और ब्रेड्थ वही v है। तो इसका भी एरिया L इंटू बी से निकलेगा, यानी कि 3 इंटू वी, यानी कि 3v। अब इसका एरिया तो आ गया 4v, इसका एरिया आ गया 3v, दोनों को ऐड कर दीजिए। 4v प्लस 3v कितना आ गया, 7v। जब आप इन दोनों का एरिया ऐड करेंगे तो आपको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि इन दोनों का एरिया ऐड करने पर आपको इस बड़े रेक्टेंगल का एरिया मिल गया जो 7v है। यहाँ पर भी आंसर 7v आया था, यहाँ पर भी आंसर 7v ही आया है। यानी करने के तरीके अलग हैं लेकिन आंसर सेम आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई है ना, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर बताया गया। द एरियाज ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल्स आर 4v स्क्वायर यूनिट्स एंड 3v स्क्वायर यूनिट्स। यानी कि जो एरिया निकला था इस रेक्टेंगल का 4v स्क्वायर यूनिट था, और इस वाले का 3v, यानी इसका 4v इसका 3v। और जो एरिया होता है वो स्क्वायर यूनिट्स में आता है। जैसे अगर सेंटीमीटर हो तो हम ऐसे लिख देते हैं, रफली मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर या 12 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सेंटीमीटर या मीटर हो तो हम इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी यूनिट नहीं बताई गई थी, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 4v स्क्वायर यूनिट्स या फिर 3v स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर इन 2 छोटे रेक्टेंगल का एरिया हमने भी यही निकाला था, यहाँ पर भी यही बताया गया है। द एरिया ऑफ द बिगर रेक्टेंगल कैन बी फाउंड इन 2 वेज। यानी कि बड़े रेक्टेंगल का एरिया 2 तरीके से निकाला जा सकता है, ये भी मैंने आपको बताया था। पहला तरीका, बाय डायरेक्टली यूजिंग इट्स साइड लेंथ्स v एंड 4 + 3। हमने भी क्या किया था, इस 4 और 3 को ऐड किया था, तो यहाँ पर ये 7 आ गया था। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया था, इस ब्रेड्थ v का भी यूज़ किया था ना, जो ब्रेड्थ हमें दी गई थी। तो एक तो ये तरीका हो गया जो कि हमने यहाँ पर इस साइड में करके दिखाया था आपको ये सारा। जबकि उसके अलावा दूसरा तरीका क्या है, बाय एडिंग द एरियाज ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल्स। यानी कि 2 स्मॉलर रेक्टेंगल्स का एरिया निकालो, उनको ऐड कर दो। ये हमने आपको यहाँ पे करके दिखाया था। ठीक है, द फर्स्ट वे गिव्स 7v। फर्स्ट वे से जो आंसर आया वो आया 7v, जो यहाँ हमने दिखाया है। एंड द सेकेंड वे गिव्स 4v + 3v। और ये जो दूसरा तरीका था उसमें ये 4v + 3v करके हमने आंसर निकाला। वी नो दैट दे आर इक्वल। हम जानते हैं दोनों बातें एक ही है, क्योंकि अगर आप 4v + 3v करते हैं तो आपको 7v ही मिलता है। एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द बिगर रेक्टेंगल। तो जो एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल है उसका एक्सप्रेशन हमें क्या मिल गया, 7v। अब इसके बाद क्या कहा गया, एज अर्लियर अ बिग रेक्टेंगल इज स्प्लिट इनटू 2 स्मॉलर रेक्टेंगल्स एज शोन बिलो। राइट एन एक्सप्रेशन टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल AEFD। अब जैसे यहाँ पर ये वाला हमने रेक्टेंगल देखा था ना, ये जो हमने केस देखा था जिसमें एक रेक्टेंगल को 2 स्मॉल रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया गया, बिल्कुल ऐसे यहाँ पर एक और केस है। यहाँ पर ये एक बड़ा रेक्टेंगल आपको दिख रहा होगा, ये ABC और ये D, ये बड़ा रेक्टेंगल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी इसको 2 रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें से एक पार्ट तो ये है AEFD। एक रेक्टेंगल तो आपको ये नज़र आएगा जो लेफ़्ट वाला है, और एक ये राइट वाला रेक्टेंगल आपको नज़र आएगा।
एक रेक्टेंगल ये है, एक रेक्टेंगल ये है। यहाँ पर भी ये दो रेक्टेंगल्स में इस बड़े रेक्टेंगल को स्प्लिट किया गया है। यही चीज़ अभी तक हमें बताई गई है और हमें ये कहा गया है कि जो रेक्टेंगल AEFD है इसका एरिया फाइंड करने के लिए एक्सप्रेशन लिखिए। AEFD कौन से वाला पता है? AEFD ये वाले रेक्टेंगल की बात हो रही है जो लेफ्ट वाला रेक्टेंगल है। तो जैसा कि हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा था, पहले मैं अपनी तरफ से आपको ये दो तरीके सिखा देता हूँ कि इस लेफ्ट वाले रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड किया जाएगा। दो तरीके से हम फाइंड करेंगे इसको, उसके बाद हम देखते हैं कि बुक में कैसे बताया गया है। अब पहला तरीका ध्यान से समझिएगा। पहला तरीका ये रहेगा कि अगर मुझे इस रेक्टेंगल AEFD अगर मुझे इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ पता चल जाती है तो मैं डायरेक्ट इसका एरिया निकाल सकता हूँ। अब ये जो आप 12 देख रहे हैं ना, ये 12 इसकी लेंथ नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरे की लेंथ है। अब देखिए यहाँ पर इतना पार्ट हमें दिया गया है 4 यूनिट। अगर ये 4 यूनिट है तो ये भी 4 यूनिट होगा। क्यों? क्योंकि ये राइट में भी तो एक रेक्टेंगल ही है और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड से इक्वल होती है, तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। अब ध्यान से समझिए इस बात को, यहाँ से यहाँ तक A से B तक ये पूरा 12 है, ठीक है, और इतना हिस्सा इतना ये 4 है। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे ये वाला पार्ट निकालना है यानी A से लेकर E तक इतने की लेंथ मुझे पता करनी है, तो मैं क्या करूँगा, 12 में से माइनस कर दूंगा 4, तो मुझे ये 8 यूनिट मिल जाएगा। यानी ये जो रेक्टेंगल है ना AEFD, ये AEFD जिसका कि एरिया हमें फाइंड करना है, इसकी लेंथ हमें मिल गई है 8 यूनिट। अगर ये 8 है तो ये भी 8 है। ऐसे ही अगर यहाँ पर इसकी ब्रेड्थ देखेंगे ना, तो इसकी ब्रेड्थ हमें कितनी दी गई है? n, या इसको n यूनिट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेड्थ हमें दी गई है n, लेंथ हमें मिल गई 8। अब अगर मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEFD फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है L इंटू B। इसकी लेंथ कितनी है? 8, इंटू में ब्रेड्थ कितनी है? n, 8 इंटू n क्या होता है? 8n। तो इसका एरिया हमें मिल गया 8n स्क्वायर यूनिट्स। अब एक तरीका तो हमने देख लिया, हमें आंसर भी मिल गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEFD कितना है? 8n स्क्वायर यूनिट्स। अब दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीका ये होगा कि ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है ना ABCD, ये बड़ा वाला रेक्टेंगल, एक तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, इसका एरिया निकाल लेंगे। और फिर ये जो राइट वाला रेक्टेंगल है ना, ये छोटा रेक्टेंगल, इसका नाम क्या है? EBCF। फिर हम एरिया निकाल लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल EBCF, यानी बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाला और ये राइट वाला यानी कि छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाला, और इसमें से बड़े वाले में से माइनस कर देंगे ये वाला एरिया, तो आपको बचेगा क्या है इसमें? फिर ये लेफ्ट वाला रेक्टेंगल का एरिया आपको मिल जाएगा। इस चीज़ को ध्यान से समझिए। पहले तो आप ये पूरे बड़े वाले का एरिया निकाल लेंगे ABCD का। आपको थोड़ा सा पिक्चर को भी ध्यान से देखना पड़ेगा। ABCD, मैं एक बार इसको इरेज करके दोबारा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। पहले तो आपको ABCD, ये पूरा बड़ा रेक्टेंगल, इसका एरिया निकाला, उसमें से फिर ये वाला जो रेक्टेंगल है इसका एरिया माइनस कर दिया, बचेगा क्या? ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये बड़े रेक्टेंगल का एरिया चाहिए तो इसकी लेंथ कितनी दी गई है हमें? यहाँ पर इसकी लेंथ दी गई है 12, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें निकालना है ABCD, तो इसका जो लेंथ होगी वो 12 होगी, तो एरिया तो L इंटू B होता है ना, तो लेंथ तो 12 हो गई। इसको यहाँ पर लिख देते हैं लेंथ की जगह 12 इंटू ब्रेड्थ कितनी है? ब्रेड्थ यहाँ पर हमें दी गई है n, 12 इंटू n यानी कि 12n। तो बड़े रेक्टेंगल का एरिया हमें मिल गया 12n। अब छोटे रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल EBCF, ये जो राइट वाला रेक्टेंगल था ये भी L इंटू B होगा। इसकी लेंथ कितनी है? यहाँ देखिए दी गई है ना लेंथ, ये 4, तो इसकी लेंथ हो गई 4, और यहाँ पर अगर इसकी ब्रेड्थ पूरे की n है तो यहाँ पर भी तो n ही होगी, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर भी जो ब्रेड्थ है ना, यहाँ पर भी वो ब्रेड्थ n ही है, यानी कि छोटे रेक्टेंगल की ब्रेड्थ भी n ही होगी। तो 4 इंटू n यानी कि 4n। अब इन दोनों का एरिया माइनस कर दीजिए 12n, 12n में से माइनस कर दीजिए 4n, तो आपको मिलेगा 8n, और ये और कुछ नहीं बल्कि ये वाला एरिया है, ठीक है।
और इसको आप चाहें तो यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमें जो एरिया फाइंड करना था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEFD, ये फाइंड करना था ना। तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया 12n, उसमें से माइनस किया राइट वाले छोटे रेक्टेंगल का एरिया 4n, बड़े रेक्टेंगल का एरिया 12n माइनस छोटे रेक्टेंगल का एरिया 4n, तो आपको मिला 8n। तो यहाँ पर भी देखिए आंसर 8n आया और यहाँ पर भी आपका आंसर 8n ही था। तो दो तरीके से हमने ये जो लेफ्ट वाला रेक्टेंगल है AEFD, इस रेक्टेंगल का एरिया हमने फाइंड कर लिया। दोनों बार ये 8n स्क्वायर यूनिट्स ही आया है। अब यहाँ देखिए क्या बताया गया है, द फर्स्ट मेथड गिव्स अस 8n। ये फर्स्ट मेथड जो हमने देखा था उसमें डायरेक्ट हमें आंसर क्या मिल गया था, 8n। एंड द सेकेंड मेथड गिव्स अस 12n माइनस 4n, वो यहाँ पर हमने देखा था ये वाला पार्ट। सेकेंड मेथड में हमें क्या करना पड़ा था, 12n माइनस 4n, एंड दे आर इक्वल। और ये दोनों की सेम ही बात है, सेम ही मतलब है, क्योंकि 12n में से माइनस करेंगे 4n तो आपको 8n ही मिलता है। वही यहाँ लिखा है, सिंस 12n माइनस 4n इज इक्वल टू 8n, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल AEFD। तो ये जो लेफ्ट वाला जो ये रेक्टेंगल है AEFD, इसका जो एरिया है उसके लिए जो एक्सप्रेशन हमें मिला है वो है 8n। अब यहाँ पर हमें लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में बताया गया है, और इन दोनों के बारे में मैंने आपको इस चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो अपलोड करी थी ना, उसमें मैंने आपको लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में बताया था। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि ऐसे टर्म्स जिसमें सेम वेरिएबल और उन वेरिएबल्स की पावर भी सेम होती है उनको लाइक टर्म्स कहते हैं, और अगर उनके वेरिएबल डिफरेंट है या पावर डिफरेंट है तो वो अनलाइक टर्म्स है। एग्जाम्पल एक बार फिर देख लेते हैं, जैसे 5x है और 3x है, तो दोनों में ही वेरिएबल x यूज़ हुआ और दोनों में ही x की पावर 1 है, तो ये लाइक टर्म्स है। ऐसे 5x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, दोनों में ही वेरिएबल x है और दोनों में ही पावर 2 है, तो ये भी लाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स कैसे होंगे, यहाँ 5x है और यहाँ 3y है, ठीक है, तो ये अनलाइक टर्म्स है क्योंकि वेरिएबल डिफरेंट है। या फिर यहाँ 5x स्क्वायर है, यहाँ पे 3x है, वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो ये भी अनलाइक टर्म्स है। ये दो अनलाइक टर्म्स के एग्जाम्पल है, ये दो लाइक टर्म्स के एग्जाम्पल्स हैं। और आपको ये याद रखना है कि जो लाइक टर्म्स होते हैं सिर्फ लाइक टर्म्स को ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो अनलाइक टर्म्स होते हैं इनको ना तो आप ऐड कर सकते हैं और ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये बातें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर देखिए लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में कैसे समझाया गया है। सेट्स ऑफ टर्म्स सच एज, यहाँ पर आपको 3 टर्म्स दिए गए, 5c, c, 10c, तीनों में वेरिएबल c है, तीनों में वेरिएबल c की पावर 1 है, यानी ये तीनों ही लाइक टर्म्स है। ऐसे ही 12n माइनस 4n, यहाँ पर दोनों ही ये लाइक टर्म्स है। क्यों? क्योंकि दोनों में वेरिएबल n है और n की पावर 1 है, इसका मतलब ये दोनों भी लाइक टर्म्स है। दैट इन्वॉल्व द सेम लेटर नंबर्स, दोनों में यहाँ पर आपको C सेम लेटर नंबर्स, यहाँ पर n सेम लेटर नंबर नज़र आ रहा है, आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, इनको हम लाइक टर्म्स कहते हैं। हालांकि इसमें आपको पावर का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। सेट्स ऑफ टर्म्स सच एज, अब यहाँ देखिए 18c और 11d, ये अनलाइक टर्म्स है। क्यों? क्योंकि इनमें डिफरेंट लेटर नंबर है, यहाँ c है यहाँ d है, एज दे हैव डिफरेंट लेटर नंबर्स। अब उसके बाद क्या कहा गया है, एज वी हैव सीन लाइक टर्म्स कैन बी एडेड टुगेदर एंड सिंप्लीफाइड इनटू अ सिंगल टर्म्स। ये हम देख चुके हैं कि लाइक टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं और एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर दिया गया 5x प्लस 3x, तो इनको ऐड करेंगे तो एक सिंगल टर्म आ जाएगा 8x, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल 7, लेकिन उससे पहले मैं ये यहाँ से इरेज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ और कैलकुलेशंस भी हमें करने पड़ेंगी। तो एग्जाम्पल 7 में क्या कहा गया, अ शॉप रेंट्स आउट चेयर्स एंड टेबल्स फॉर अ डेज यूज़, यानी एक शॉप है जो कि एक दिन के लिए चेयर्स और टेबल्स को रेंट पर देती है। अब आगे देखिए, टू रेंट दैम वन हैज़ टू फर्स्ट पे द फॉलोइंग अमाउंट पर प्राइस। अब यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जब ये शॉप से अगर आपको टेबल या चेयर लेनी है तो उसके लिए कितने पैसे आपको देने पड़ते हैं। चेयर के लिए बताया गया है 40 रुपीज़ और टेबल के लिए बताया गया है 75 रुपीज़। इतने पैसे आपको जमा कराने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। अब उसके बाद क्या बताया गया, व्हेन द फर्नीचर इज़ रिटर्न, और जब यह फर्नीचर ये चेयर्स और टेबल से वापस की जाती हैं, द शॉप कीपर पेज बैक सम अमाउंट एज फॉलोज, तो कितना वो अमाउंट वापस करता है वो भी बताया गया। चेयर के लिए 6 रुपीज़ वापस करता है, टेबल के लिए ₹10 वापस करता है। यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि एक चेयर के लिए 40 रुपीज़ जमा कराए जाते हैं और एक टेबल के लिए 75 रुपीज़ जमा कराए जाते हैं।
इस चीज़ को आपने याद रखना है। अब अगर चेयर्स ज़्यादा होंगी या टेबल्स ज़्यादा होंगी तो उस हिसाब से पैसे भी ज़्यादा जमा होंगे। जैसे कि मान लीजिए एक चेयर है तो उसके लिए तो आप 40 रुपीज़ जमा करा रहे हैं, लेकिन अगर 5 चेयर हुई तो उसके लिए 5 इंटू 40 यानी कि 200 रुपये जमा होंगे। ये बात आप समझ गए। ऐसे ही अगर एक टेबल है तो 75 रुपीज़ जमा होंगे। 2 टेबल हैं तो 75 इंटू 2 150 रुपीज़ जमा होंगे। और जब आप ये चेयर और टेबल वापस कर देते हैं तो एक चेयर पे आपको 6 रुपीज़ रिटर्न किए जाते हैं और एक टेबल पे आपको 10 रुपीज़ रिटर्न किए जाते हैं। यानी अगर आपने एक चेयर और एक टेबल रिटर्न की है तो 10 और 6 16 रुपीज़ वापस मिलेंगे। ये ऐसे ही अगर चेयर बढ़ती जाती है या टेबल बढ़ते जाते हैं तो उस हिसाब से रिटर्न अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। अब एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। मैं एक रफली एग्जांपल ले रहा हूँ कि आप चेयर और टेबल लेने गए, एक रफली एग्जांपल, और आपने मान लीजिए 200 रुपीज़ वहाँ पर शॉप पर दिए और जब आपने रिटर्न किया चेयर और टेबल को, ठीक है, तो मैं रफली मान लेता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे कि आपको 70 रुपीज़ वापस मिल गए। आपने पहले दिए थे 200 रुपीज़, जब रिटर्न किए चेयर और टेबल तो 70 रुपीज़ वापस मिल गए। तो टोटल अमाउंट आपको क्या पे करना पड़ा, 200 माइनस 70 यानी कि 130 रुपीज़। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा। अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर ऑफ रुपीज़ पेड इफ़ एक्स चेयर्स एंड वाई टेबल्स आर रेंटेड। यानी कि अगर एक्स चेयर्स और वाई टेबल्स रेंट किए जाते हैं तो कितना अमाउंट पे करना है। ये जो यहाँ करके दिखाया ना मैंने आपको 200 माइनस 70, ये हमें फाइनली ये चीज़ पता करनी है इधर। इसके लिए हमें एक्सप्रेशन लिखना है, एक्सप्रेशन फाइंड करना है। यानी कि स्टार्टिंग में कितने पैसे जमा कराए, उसके बाद जब रिटर्न किया तो कितने पैसे वापस मिले, वो डिफरेंस जो हम निकालेंगे उसके लिए हमें एक्सप्रेशन पता करना है। अब यहाँ पर एक्स चेयर और वाई टेबल का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए 5 चेयर्स हैं तो एक्स की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 5 6 7। ऐसे ही वाई टेबल्स का मतलब इसकी जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 5 टेबल 6 टेबल 7 टेबल, यानी एक्स और वाई की जगह आप कोई भी नंबर रख सकते हैं। अब आगे देखिए, फॉर एक्स चेयर्स एंड वाई टेबल्स लेट अस फाइंड द टोटल अमाउंट पेड एट द बिगनिंग। यानी एक्स चेयर्स है और वाई टेबल्स है तो स्टार्टिंग में कितना अमाउंट दिया गया होगा शॉप पे, एक तो वो बताना है, एंड द अमाउंट वंस गेट बैक आफ्टर रिटर्निंग द फर्नीचर। और जब फर्नीचर रिटर्न किया गया होगा तब कितना अमाउंट वापस हुआ होगा ये भी हमें देखना है। अब इसका क्या प्रोसीजर है देखिए, डिस्क्राइब द प्रोसीजर टू गेट दीज अमाउंट्स। ये अमाउंट्स कैसे पता करेंगे, कैसे पता चलेगा वो यहाँ पर देखते हैं। द टोटल अमाउंट इन रुपीज़ पेड एट द बिगनिंग, स्टार्टिंग में कितने पैसे दिए गए होंगे। तो एक चेयर के लिए स्टार्टिंग में कितने पैसे दिए जाते हैं, 40 रुपीज़। और कितनी चेयर्स बताई गई हैं, एक्स चेयर्स, तो 40 इंटू एक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था ना कि अगर 5 चेयर है तो 5 इंटू 40। ऐसे ही अगर एक्स चेयर्स हैं तो उसके लिए कितना पैसा दोगे स्टार्टिंग में आप, 40x प्लस का साइन। एक टेबल के लिए जो रेंट आप स्टार्टिंग में देते हो, जो पे करते हो या डिपॉजिट करते हो, वो है 75 रुपीज़। और वाई टेबल है तो 75 वाई आ जाएगा। यानी कि अगर आपके पास वाई टेबल आपने रेंट पर लिए हैं तो वाई टेबल के लिए आप स्टार्टिंग में कितने पैसे पे करेंगे, 75 वाई। इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। आपने एक्स चेयर और वाई टेबल ली तो एक्स चेयर के लिए आपने 40x रुपीज़ पे किए स्टार्टिंग में और वाई टेबल के लिए 75 वाई रुपीज़ आपने पे किए। तो ये एक्सप्रेशन आपको ये बता रहा है कि आपने स्टार्टिंग में कितने पैसे पे किए हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, द टोटल अमाउंट रिटर्न। अब टोटल अमाउंट रिटर्न आप कैसे निकालेंगे, जब आप चेयर और टेबल रिटर्न करते हैं तो कैसे पैसे वापस मिलते हैं। एक चेयर पे आपको 6 रुपीज़ वापस मिलते हैं और एक टेबल पे 10 रुपीज़ आपको वापस मिल जाते हैं। यहाँ पर एक्स चेयर है ना, तो जब आपको जो पैसे वापस मिलेंगे उसमें चेयर जब आपने रिटर्न की तो 6 इंटू एक्स, क्योंकि आपके पास एक्स चेयर्स हैं तो उसके लिए कितने पैसे मिले, 6 इंटू एक्स प्लस 10 वाई, क्योंकि एक टेबल पे 10 रुपये वापस मिलते हैं तो वाई टेबल है तो आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे, 10 वाई। टोटल मिलाकर ये वो अमाउंट है जो आपने स्टार्टिंग में पे किया एक्स टेबल और वाई चेयर, एक्स चेयर और वाई टेबल के लिए। और ये वो अमाउंट है जो आपको रिटर्न मिला, वापस मिला एक्स चेयर और वाई टेबल के लिए। अब यहाँ पर हमें ये जो मैंने एग्जांपल बताया था ना, ये डिफरेंस जो बताया था, अब ये डिफरेंस हमें यहाँ पर निकालना है। सो द टोटल अमाउंट पेड, टोटल अमाउंट कितना पे करेंगे, स्टार्टिंग में आपने इतना दिया तो उसमें से माइनस कर दीजिए जो आपको रिटर्न मिल गया। तो ये जो डिफरेंस आएगा, जैसे 200 माइनस 70 क्या आया था,
130 आया था ना, वैसे ये डिफरेंस फाइंड करना है। टोटल अमाउंट जो पे किया गया शुरू में माइनस जो आपको बाद में वापस मिल गया, इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपने फाइनली टोटल कितना अमाउंट पे किया है। अब इसके बाद क्या कहा गया है, कैन वी सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन, क्या इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? इफ़ येस हाउ, अगर हाँ तो कैसे, इफ़ नॉट वाई नॉट, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। देखिए इसको अभी भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, क्यों, अभी मैं आपको बताता हूँ। 40x + 75y, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, उसमें से माइनस करना है और फिर ब्रैकेट में है 6x + 10y। अब सिंप्लीफाई इसलिए किया जा सकता है, यहाँ पर लाइक टर्म्स है, ये देखिए 40x और 6x ये लाइक टर्म्स है, ऐसे 75y और 10y ये भी लाइक टर्म्स है। तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 40x + 75y। अब ब्रैकेट के बाहर, यहाँ इस ब्रैकेट के बाहर ये माइनस का साइन है, ठीक है। तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो इन दोनों टर्म्स के साइन बदल जाएंगे। ये पॉजिटिव 6x है, बाहर आएगा तो ये -6x हो जाएगा। पॉजिटिव 10y है, बाहर आएगा तो ये -10y हो जाएगा। अब ये 40x - 6x ये दोनों लाइक टर्म्स है तो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। 40x में से माइनस कीजिए 6x तो आपको मिलेगा 34x। ऐसे 75y में से माइनस कीजिए 10y तो आपको मिलेगा 65y, और 75y बड़ा नंबर है, इसका साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, तो आपको क्या मिलेगा, +65y। यानी कि ये वाला जो एक्सप्रेशन हमें मिला था, इसको हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाता है 34x + 65y। अब इसको आगे और सोल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बाद ये अनलाइक टर्म्स है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो इसको दोबारा आप ऐड नहीं कर सकते यहाँ पर, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी इसकी, ठीक है। अब ये जो मैंने मेथड आपको यह बता दिया, बड़ा इजी मेथड है, इसको आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से समझाया गया वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, रिकॉर्डिंग हाउ वी ओपन ब्रैकेट्स इन एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन वी गेट। अब यहाँ पर हमें ऐसे दिया गया था 40x + 75y माइनस ब्रैकेट में 6x + 10y। तो ये 40x + 75y, अभी इन्होंने इसको ब्रैकेट में ही रखा है, जबकि मैंने आपको यहाँ सीधा दिखाया था। आप इसको सीधा ब्रैकेट से ओपन कर सकते हैं इस वाले स्टेप में, ठीक है। अब जब ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा तो ये +6 - 6 हो जाएगा, वही है, और +10y - 10y हो जाएगा, वही लिखा है। अब आगे देखिए, सिंस द टर्म्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर द रिमेनिंग ब्रैकेट्स कैन बी ओपनड एंड द एक्सप्रेशन बिकम्स। अब ये जो एक्सप्रेशन आपको मिला है ना, इसी को एक किस तरीके से दिखाया वो देखिए। 40x + 75y ये वाला ब्रैकेट ओपन कर दिया, फिर यहाँ ये प्लस का साइन लगाया और फिर ये दोनों टर्म्स लिखे -6x + -10y। ये एक तरह से ना आपको ऐड करके दिखा रहे हैं इन टर्म्स को, और इसके लिए ना आपको ये सभी टर्म्स को ध्यान रखना पड़ेगा। 40x यहाँ लिखा, +75y वो लिखा, +-6x वो लिखा, +-10y वो लिखा। अगर आपको लगता है कि ये मेथड आपके लिए कंपैरेटिवली ईजी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये मेथड यूज़ करना चाहें जो मेरे हिसाब से काफ़ी ईजी है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ सभी टर्म्स को इस तरीके से ऐड करके दिखाया। आंसर हमारा सेम आने वाला है। क्यों सेम आने वाला है? क्योंकि ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर ये वापस -6x ही हो जाता है, और +-10y मल्टीप्लाई होकर वापस -10y ही हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, वी कैन ग्रुप द लाइक टर्म्स टुगेदर। अब हम लाइक टर्म्स को एक साथ रखेंगे। ये 40x जो कि ये यहाँ पर 40x था, इसको यहाँ पर लिखा, फिर ये +-6x यानी इसमें ऐड कर दिया -6x को, फिर ये +75 उसमें ऐड कर दिया इस -10y को। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाता है, फिर वही आ गए हम कि 40x, इसको हम एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, एक स्टेप में इसको बढ़ा देता हूँ, 40x - 6x ऐसे लिखा, ऐसे ब्रैकेट में डाल दीजिए प्लस का साइन, और ये है 75y और ये +-10y हो जाएगा, यानी कि 75y - 10y ऐसे लिखा। अब जैसे ये किया उसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लीजिए। तो इस ब्रैकेट में से यहाँ 40 - 6 प्लस का साइन, यहाँ y कॉमन आ रहा है, तो इधर से बचा 75, इधर से बचा -10, y कॉमन आ गया। 40 में से 6 माइनस किया, 34 × x यानी कि 34x, प्लस 75 में से 10 माइनस किया 65, साथ में y मल्टीप्लाई में तो 65y। तो क्या आंसर मिला, 34x + 65y। ये आंसर मैंने यहाँ पर आपको पहले ही निकाल कर दिखा दिया था, और ये बहुत ही शॉर्टकट मेथड से, मैं कह सकता हूँ बड़े इजी मेथड से मैंने किया था। फिर भी अगर आप ये वाला मेथड यूज़ करना चाहते हैं और आपको लगता है कि ईजी आपको लग रहा है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब आगे क्या बताया गया है, ये जो एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया वही बताया गया।
द एक्सप्रेशन 40x प्लस 75y माइनस 6x प्लस 10y इज सिंप्लीफाइड। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला 34x प्लस 65y विच इज़ द टोटल अमाउंट पेड इन रुपीज़। तो आपको जो टोटल अमाउंट पे करना है उसके लिए जो एक्सप्रेशन है ना वो यही वाला एक्सप्रेशन बनेगा, क्योंकि ये आया कब है, ये माइनस करके तो निकला है ना कि ये आपने स्टार्टिंग में पैसे दिए थे, और ये यहाँ से देखते हैं, ये आपने स्टार्टिंग में पैसे दिए थे, इतने पैसे रिटर्न मिल गए, दोनों का डिफरेंस फाइंड किया तो आपको मिल गया 34x प्लस 65y, यानी हम टोटल कितना अमाउंट पे कर रहे हैं वो इसी एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है। अब इसके बाद क्या कहा गया है, कुड वी हैव रिटर्न द इनिशियल एक्सप्रेशन एज, यानी कि ये जो हमारा इनिशियल एक्सप्रेशन था ये वाला कि इतने पैसे हमने दिए माइनस इतने पैसे हमें वापस मिले, यही इनिशियल एक्सप्रेशन था ना हमारा 40x प्लस 75y माइनस ब्रैकेट में 6x प्लस 10y। क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 40x प्लस 75y फिर ये प्लस का साइन ब्रैकेट में माइनस 6x माइनस 10y, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, ज़रा करके देखते हैं। 40x प्लस 75y, ठीक है। अब ज़रा ये ब्रैकेट ओपन कीजिए, जब आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे बाहर प्लस का साइन है ना, तो जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो अंदर साइन है वही बाहर आने पर भी आएंगे, यानी साइन नहीं बदलेंगे। तो जब ये ब्रैकेट ओपन किया तो आपको क्या मिला माइनस 6x माइनस 10y, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 40x प्लस 75y माइनस 6x माइनस 10y, सेम ही चीज़ है, बस इसको लिखने का तरीका अलग है। अब इसके बाद देखिए एग्जाम्पल 8 में हमसे क्या कहा गया है, चारू हैज़ बीन थ्रू 3 राउंड्स ऑफ अ क्विज, यानी एक क्विज में चारू ने पार्टिसिपेट किया और इस क्विज में टोटल 3 राउंड्स थे। हर स्कोर्स इन द 3 राउंड्स आर, अब तीनों राउंड्स में चारू का जो स्कोर है वो बताया गया है। पहले राउंड में चारू का स्कोर है 7p माइनस 3q, सेकेंड राउंड में चारू का स्कोर है 8p माइनस 4q, और थर्ड राउंड में चारू का स्कोर है 6p माइनस 2q। और इसके बाद क्या बताया गया है, हेयर P रिप्रेजेंट्स द स्कोर फॉर अ करेक्ट आंसर एंड Q रिप्रेजेंट्स द पेनल्टी फॉर एन इनकरेक्ट आंसर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर हमने देखा कि P और Q दिया गया है, P है Q है, तो ये जो P है ना, P क्या बताता है, P बताता है कि एक करेक्ट आंसर पे आपको कितने नंबर मिलते हैं, क्या स्कोर मिलता है, तो P आपको ये बताता है। और Q क्या बताता है, Q बताता है कि एक इनकरेक्ट आंसर पे कितनी पेनल्टी लगती है, यानी कि इनकरेक्ट आंसर पे कितने नंबर कट जाते हैं, ये हमें Q से पता चलता है। तो जैसे कि फर्स्ट राउंड के बाद ये स्कोर था चारू का 7p माइनस 3q, तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 7p माइनस 3q, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि चारू ने 7 करेक्ट आंसर दिए और 7 करेक्ट आंसर पे उसका जो स्कोर है, यानी 7 करेक्ट आंसर पे चारू को जो नंबर मिले वो हमें इससे पता चलता है 7p। और ये जो माइनस है, माइनस इसलिए यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि Q रिप्रेजेंट कर रहा है पेनल्टी फॉर एन इनकरेक्ट आंसर को। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि चारू ने 3 इनकरेक्ट आंसर दिए और 3 इनकरेक्ट आंसर पे उसके इतने मार्क्स कट गए, इतने मार्क्स उसको मिले और इतने मार्क्स उसके कट गए। तो इसको जब हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि चारू को टोटल कितने मार्क्स मिले फर्स्ट राउंड में। ऐसे ही चारू को सेकंड राउंड में जो मार्क्स मिले हैं वो है 8p माइनस 4q, यानी कि सेकंड राउंड में चारू ने 8 करेक्ट आंसर दिए जिस पर उसको इतने नंबर मिले, और उसने सेकंड राउंड में 4 इनकरेक्ट आंसर दिए जिस पे इतने नंबर उसके कट गए। थर्ड राउंड में उसका स्कोर हमें बताया गया 6p माइनस 2q, ये यहाँ पर बताया गया ना। तो इसका मतलब वो थर्ड राउंड में चारू ने 6 करेक्ट आंसर दिए जिस पर उसको इतने नंबर मिले और 2 इनकरेक्ट आंसर दिए जिस पर कि इतने नंबर कट गए। तो इसके बाद यहाँ पर कहा गया व्हाट डू ईच ऑफ द एक्सप्रेशन मीन, तो ये तो हम समझा ही चुके हैं कि ये एक्सप्रेशन हमें ये बता रहे हैं कि हर राउंड में चारू को कितने स्कोर मिले हैं। एक तो करेक्ट आंसर पे कितने नंबर मिले, माइनस कर देंगे इनकरेक्ट आंसर पे कितने नंबर कटे, तो आपको उसका फाइनल जो स्कोर है वो पता चल जाएगा। अब इसके बाद हमें यह बताया गया है कि अगर P की एक वैल्यू हम रखते हैं, जैसे कि P की वैल्यू अगर 4 रखते हैं और Q की वैल्यू 1 रखते हैं, तो चारू का क्या स्कोर होगा, इसको ध्यान से समझिएगा। इफ़ द स्कोर फॉर अ करेक्ट आंसर इज़ 4, यानी कि अगर हर करेक्ट आंसर पे चारू को 4 मार्क्स मिलते हैं, यानी P की वैल्यू अगर 4 है
एंड द पेनल्टी फॉर अ रॉन्ग आंसर इज़ 1। यानी कि अगर हर इनकरेक्ट आंसर पे, रॉन्ग आंसर पे अगर एक नंबर कट जाता है, यानी क्यू की वैल्यू अगर 1 है, तो फिर हमें चारू का स्कोर पता करना है। फाइंड चारू स्कोर इन द फर्स्ट राउंड। तो फर्स्ट राउंड में चारू का स्कोर बताइए। तो पहले ये थोड़ा सा यहाँ पर हम ये इरेज कर लेते हैं। तो फर्स्ट राउंड के लिए जो एक्सप्रेशन था वो था, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा था 7p माइनस 3q, वो यहाँ पर भी हमने लिखा हुआ है 7p माइनस 3q। अब इसमें अगर मैं p की जगह 4 रख देता हूँ, यानी कि हर करेक्ट आंसर पे 4 नंबर मिलते हैं और चारों ने 7 करेक्ट आंसर दिए हैं, तो करेक्ट आंसर पे उसको कितने नंबर मिल गए? 7 इंटू 4 28 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू गलत आंसर पे कितने नंबर कटने वाले हैं? 1 नंबर। उसने 3 गलत आंसर दिए फर्स्ट राउंड में, तो 3 इंटू 1, पी की जगह 4 रखा, क्यू की जगह 1 रखा, 7 4 जा 28, माइनस 3 इंटू 1 3, 25 आ गया। यानी कि फर्स्ट राउंड में चारों को जो नंबर मिले हैं, जो मार्क्स मिले हैं, जो स्कोर है उसका फर्स्ट राउंड में वो एग्जैक्टली है 25। और वो ऐसे हुआ कि 28 तो उसको मार्क्स मिले हैं, लेकिन उसमें से 3 मार्क्स, 28 तो उसको करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स मिल गए, लेकिन 3 मार्क्स उसके गलत आंसर के लिए कट भी गए। तो फाइनल उसका जो स्कोर है फर्स्ट राउंड के बाद वो है 25। वही चीज़ यहाँ पर करके दिखाई गई है। चारों स्कोर इज 7 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1। वी कैन इवेल्युएट दिस एक्सप्रेशन बाय राइटिंग इट एज सम ऑफ टर्म्स। यहाँ पर जो मैंने ये कैलकुलेशन आपको करके दिखाई है ना, इसी को यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से करके दिखाया, इसको आप चेक कर सकते हैं। 7 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1, 7। अब इसको, इसी को कैसे लिख दिया देखिए, सम ऑफ टर्म्स के रूप में लिखा है। कैसे? सम ऑफ टर्म्स के रूप में। ठीक है, ये आपकी चॉइस है कि आप इस तरीके से करना चाहते हैं जो मैंने कराया है, या इस तरीके से जो यहाँ बताया गया है, ये आपकी चॉइस है। तो पहला टर्म क्या होगा यहाँ पर देखिए, 7 इंटू 4 एक टर्म है, तो 7 इंटू 4 लिखा, इसमें ऐड कर दिया अगला टर्म। अगला टर्म क्या है? माइनस 3 इंटू 1, तो प्लस के बाद माइनस 3 इंटू 1, 7 4 जा 28, फिर ये प्लस का साइन और माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3। अब प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो 28 माइनस 3 ही बन जाएगा ना, इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। अब जो चीज़ मैंने यहाँ सिंपल तरीके से बताई हुई है, यहाँ वो इस तरीके से प्लस करके बताया गया है। तो जो मेथड आपको इजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों मेथड सही है। लेकिन ज़्यादातर जो हम मेथड यूज़ करते हैं, जो हमें कंफर्टेबल रहते हैं और जो हम यूज़ भी करते हैं, चाहे बड़ी क्लासेस में भी आप देखेंगे, तो वो यही मेथड है जो मैंने आपको ये वाला मेथड बताया है। अब फर्स्ट राउंड में जो स्कोर है चारू का, वो तो हमें पता चल गया 25। अब इसके बाद क्या पूछा गया? व्हाट आर हर स्कोर्स इन द सेकेंड एंड थर्ड राउंड्स। अब हमें सेकेंड और थर्ड राउंड का स्कोर चाहिए। अब सेकेंड राउंड के लिए जो एक्सप्रेशन दिया गया था वो क्या था? 8p माइनस 4q। तो यहाँ पर लिखते हैं 8p माइनस 4q। अब p की जगह हमें 4 रखना है, यानी हर करेक्ट आंसर पे 4 नंबर मिलते हैं। 8 इंटू 4 माइनस 4 इंटू क्यू की जगह रखेंगे 1। ये हमें बताया गया ना कि करेक्ट आंसर पे 4 नंबर मिल रहे हैं और इनकरेक्ट आंसर पे 1 नंबर कट रहा है। अब 8 इंटू 4 करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू लगा दीजिएगा। इक्वल टू लगाने का मतलब होता है कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है। 8 4 जा 32 माइनस 4 इंटू 1 4, 32 में से 4 गया 28। तो सेकेंड राउंड में चारू का स्कोर कितना हुआ? 28। अब थर्ड राउंड पर आते हैं। थर्ड राउंड के लिए जो एक्सप्रेशन है वो क्या है देखिए, 6p माइनस 2q। तो यहाँ लिखिए 6p माइनस 2q। अब 6 इंटू पी की वैल्यू 4 माइनस 2 इंटू क्यू की वैल्यू 1, 6 4 जा 24 माइनस 2 1 जा 2, 24 में से 2 गया 22। ये थर्ड राउंड का स्कोर हो गया। फर्स्ट राउंड में चारू का स्कोर है 25, सेकेंड राउंड में चारू का स्कोर है 28 और थर्ड राउंड में चारू का स्कोर है 22। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि ये जो 3 स्कोर है ना, 25, 28 और 22, ये उस केस में हैं जब p की वैल्यू 4 और q की वैल्यू 1 है। अगर आप p की वैल्यू या q की वैल्यू, ये दोनों की ही वैल्यू चेंज कर देते हैं तो ये स्कोर्स भी चेंज हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए, व्हाट इफ़ देयर इज़ नो पेनल्टी। अगर कोई पेनल्टी नहीं होती तो क्या होता? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ q इन दैट सिचुएशन। देखिए, अगर कोई पेनल्टी नहीं होती तो q की वैल्यू 0 होती, क्योंकि हम q के लिए कोई वैल्यू रखते ही नहीं, और जब कोई वैल्यू नहीं रखते तो उसको हम 0 कह सकते हैं। यानी अगर कोई पेनल्टी नहीं होती तो q तो कोई नंबर कटता ही नहीं और q की जगह हम 0 रख देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल यही से ले लेते हैं कि ये जो फर्स्ट राउंड था, फर्स्ट राउंड को अगर आप देखें तो फर्स्ट राउंड कुछ ऐसे है, 7p माइनस 3q ऐसे है। अब ज़रा इसमें आप q की वैल्यू तो 0 रखिएगा, 7 की वैल्यू 4 रखिए। ये सिर्फ एग्जाम्पल अपनी तरफ से मैं समझा रहा हूँ। 7 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 0, 7 4 जा 28, ये तो 0 ही हो गया ना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया।
तो उस केस में सीधे सीधे नंबर कितने बन गए 28, कोई नंबर कटा ही नहीं। तो अगर कोई पेनल्टी नहीं होती तो कोई नंबर भी नहीं कटता और क्यू की वैल्यू हम 0 लेते हैं। अब इसके बाद क्या कहा गया, व्हाट इज़ हर फाइनल स्कोर आफ्टर द 3 राउंड्स। 3 राउंड्स के बाद, 3 राउंड्स के बाद चारों का फाइनल स्कोर क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों एक्सप्रेशंस को ऐड कर देंगे। पहला एक्सप्रेशन पहले राउंड में जो मार्क्स मिले, फिर ये दूसरे राउंड में जो मार्क्स मिले और थर्ड राउंड में जो मार्क्स मिले, तीनों को ऐड कर दीजिए। हर फाइनल स्कोर विल बी द सम ऑफ द 3 स्कोर्स, यानी कि तीनों स्कोर्स को आप ऐड कर देंगे। ये पहले राउंड का स्कोर प्लस दूसरे राउंड का स्कोर प्लस तीसरे राउंड का स्कोर। अब ये तीनों को ऐड कैसे करना है, ये पहले मैं इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है 7p माइनस 3q, उसके बाद प्लस 8p, यहाँ लिख देते हैं आगे माइनस 4q, उसके बाद क्या है प्लस 6p माइनस 2q। तो इन सबको हमने अभी हमने सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया है, इन तीनों के ब्रैकेट्स ओपन किए हैं यहाँ पर। अब लाइक टर्म्स को एक साथ रख देते हैं, इक्वल टू का साइन 7p, उसके साथ ये 8p क्योंकि लाइक टर्म्स है, उसके बाद ये प्लस 6p। ठीक है, फिर ये माइनस 3q और ये माइनस 4q और ये माइनस 2q, सारे लाइक टर्म्स एक साथ हो गए। 7p 8p 6p तीनों पॉजिटिव है, इनको ऐड कर दीजिए। 7 और 8 15, 15 और 6 21, यानी कि 21p। अब देखिए ये तीनों ही नेगेटिव है, ये तीनों नेगेटिव टर्म है, तीनों लाइक टर्म है, तो इनको ऐड कर देंगे। क्यों, जब माइनस वाले टर्म्स होते हैं ना, माइनस वाले टर्म्स आपस में ऐड हो जाते हैं, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा। 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9q। यानी कि जब इन तीनों स्कोर्स को हमने ऐड किया, ये तीनों एक्सप्रेशंस को जब हमने ऐड किया फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमें क्या आंसर मिला 21p माइनस 9q। ये मैंने आपको एक तरीका यहाँ बता दिया है। अब अगर ये इजी लगता है आपको मेथड तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मली हम यही मेथड यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर कौन सा तरीका बताया गया वो देखते हैं। अब हम देखिए, सिंस द टर्म्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, हम जानते हैं टर्म्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं। वी कैन रिमूव द ब्रैकेट्स एंड राइट, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट रिमूव कर दीजिए और इनको ऐड करने की फॉर्म में लिखिए, जो हम पहले भी कई बार देख चुके हैं, बुक में ऐसे ही दिया गया है। जैसे 7p है, ये यहाँ लिखा, इसमें क्या ऐड करेंगे, ये माइनस 3q, बात एक ही है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस ही हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस 8p और उसके बाद उसमें ऐड करेंगे अगला टर्म माइनस 4q, ये भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस ही हो जाएगा। प्लस 6p, इसमें ऐड करेंगे अगला टर्म माइनस 2q। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब ये 7p यहाँ पर लिखा, प्लस 8p यहाँ पर लिखा, प्लस 6p यहाँ पर लिखा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे ये पहला नेगेटिव टर्म माइनस 3q, उसमें ऐड करेंगे अगला माइनस 4q, उसमें ऐड करेंगे अगला नेगेटिव टर्म माइनस 2q। यहाँ पर क्या लिखा गया, बाय स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग, यानी टर्म्स को आगे पीछे करके लिखा गया है। अब ये 3 टर्म्स लाइक टर्म्स है, 7p 8p 6p, तो इसमें से p कॉमन आ गया बाहर और 7 8 और 6 अंदर बचे, उनको ऐसे ऐड करके लिख दीजिए। ये सब चीज़ें मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ। उसमें क्या ऐड करेंगे, अब ध्यान से देखिए, उसमें ऐड करेंगे अब ये तीनों टर्म्स नेगेटिव है, माइनस का साइन माइनस का साइन माइनस का साइन, तो ये माइनस भी कॉमन आ गया और ब्रैकेट में यहाँ से 3 बचा, यहाँ से ये प्लस का साइन और ये 4, फिर ये प्लस का साइन और ये 2 और q यहाँ बाहर कॉमन आ गया। तो अगर किसी को भी लगता है कि नहीं ये मेथड मुश्किल लग रहा है या नहीं सही से समझ आ रहा है, तो ये इजी मेथड मैंने आपको बता रखा है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मली हम इसी को यूज़ करते हैं, क्योंकि इस तरह का मेथड आप यूज़ करेंगे तो वो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। और मेथड ये दोनों ही सही है, बस ये जो मैंने सिखाया वो ज़्यादा ईजी है, ये वाला मेथड। ठीक है, अब 7 + 8 15 + 6 21p आ गया और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी इनको ऐड कीजिए, 3 + 4 7 + 2 9, 9 × q 9q, साथ में ये माइनस का साइन है, तो देखिए ये प्लस का साइन और ये माइनस का साइन वो यहाँ एज इट इज़। अब ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो 21p - 9q। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ क्या है, 21p - 9q। और यहाँ पर भी तो यही आंसर है 21p - 9q। ये बल्कि आसानी से आ गया और जल्दी कैलकुलेट हो गया, इसमें बल्कि आपको कन्फ्यूजन भी हो सकती है। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप ये वाला मेथड यूज़ कीजिए जो मैंने यहाँ पर आपको सिखाया, ये बिल्कुल सही मेथड है। अब इसके बाद देखिए, चारोस टोटल स्कोर आफ्टर 3 राउंड इज़ 21p - 9q, यानी 3 राउंड्स के बाद चारों का टोटल स्कोर क्या हुआ, 21p - 9q। अब उसकी फ्रेंड की बात की गई है, हर फ्रेंड
कृषिता's स्कोर आफ्टर 3 राउंड इज 23p माइनस 7q। अब जैसे 3 राउंड के बाद चारू का स्कोर है 21p माइनस 9q, वैसे ही 3 राउंड के बाद कृषिता का स्कोर है 23p माइनस 7q। यानी कि कृषिता ने 23 करेक्ट आंसर दिए और 7 रॉन्ग आंसर दिए, जबकि चारू ने 21 करेक्ट आंसर दिए और 9 रॉन्ग आंसर दिए। ये ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। गिव सम पॉसिबल स्कोर्स फॉर कृषिता इन द 3 राउंड्स सो दैट दे एड अप टू गिव 23p माइनस 7q। अब जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था कि चारों के 3 राउंड के जो स्कोर थे ना, उनको यहाँ पर हमने ये पहला राउंड का स्कोर, दूसरे राउंड का स्कोर, तीसरे राउंड का स्कोर, इनको ऐड किया था, तब हमें मिला था 21p माइनस 9q। ऐसे वो कह रहे हैं कि चारों के कृषिता के, जो उसकी फ्रेंड है कृषिता के 3 राउंड में क्या क्या स्कोर हो सकते हैं, जिनको ऐड करके आपको उसका ये फाइनल स्कोर मिल जाए 23p माइनस 7q। तो यहाँ पर हमने ये 3 पॉसिबल स्कोर ले लिए हैं कि फर्स्ट राउंड में चारों कृषिता का ये स्कोर है, सेकेंड राउंड में ये स्कोर है, थर्ड राउंड में ये स्कोर है। इसके अलावा भी और तरीक़ों से भी लिखा जा सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी हमने लिया। अब इन तीनों को ज़रा ऐड करते हैं। पहले तो ब्रैकेट ओपन करते हैं। 6p माइनस 2q प्लस 9p माइनस 4q प्लस 8p माइनस q इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं। सारे राइट टर्म्स को एक साथ रखते हैं, p वाले एक साथ, q वाले एक साथ। 6p प्लस 9p प्लस 8p, ये हो गया। अब ये वाला जो q वाले हैं माइनस 2q, फिर ये वाला माइनस 4q, फिर ये वाला माइनस q, इनको एक साथ रखा, यह इक्वल टू का साइन लगा। ये तीनों राइट टर्म से इनको ऐड कर दीजिए। 6 एंड 9 15, 15 प्लस 8 23, 23p आ गया। ये तीनों नेगेटिव राइट टर्म से इनको ऐड कर दीजिए, साइन माइनस का ही आएगा। 2 एंड 4 6, 6 प्लस 1 7, यानी कि 7q। देखिए ऐड करके क्या आया, 23p माइनस 7q, और हमें भी तो यही चाहिए था। तो हमने 3 ऐसे अपनी तरफ से एक्सप्रेशन लिखे हैं जो 3 पॉसिबल स्कोर हो सकते हैं कृषिता के 3 अलग अलग राउंड में, जिनको ऐड करके हमें मिलता है 23p माइनस 7q। अब इसके बाद देखिए क्या कहा गया है। कैन वी से हु स्कोर्ड मोर, कैन यू एक्सप्लेन वाई। यानी कि हमें ये बताना है कि क्या आप ये बता सकते हैं कि किसका स्कोर ज़्यादा है, कृषिता का या चारू का, और क्यों। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम इन दोनों का स्कोर देखें, चारू का स्कोर है 21p माइनस 9q और कृषिता का स्कोर है 23p माइनस 7q। अब आपको किस चीज़ पर ध्यान देना है, यहाँ पर यह है 21p, इसका मतलब ये वो स्कोर है जो चारू को सही आंसर के लिए मिला। यानी कि चारू ने 21 सही आंसर दिए, 21 करेक्ट आंसर दिए, जबकि कृषिता ने 23 करेक्ट आंसर दिए। तो कृषिता के करेक्ट आंसर ज़्यादा हैं। दूसरी बात, ये जो माइनस 9q है, यहाँ से पता चलता है कि चारू ने 9 रॉन्ग आंसर दिए, जबकि यहाँ पर माइनस 7q है। तो यहाँ से पता चलता है कि कृषिता ने 7 रॉन्ग आंसर दिए। तो कृषिता के करेक्ट आंसर ज़्यादा है चारू के कंपैरिजन में, और कृषिता के रॉन्ग आंसर कम है चारू के कंपैरिजन में। तो हम ये कह सकते हैं कि कृषिता का स्कोर ज़्यादा होगा चारू के स्कोर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर इसके आंसर में हम लिखेंगे कृषिताज स्कोर इज़ मोर देन चारूज स्कोर, यानी कृषिता का स्कोर चारू के स्कोर से ज़्यादा है, बिकॉज कृषिताज करेक्ट आंसर्स आर मोर देन चारूज करेक्ट आंसर्स, क्योंकि कृषिता ने जो करेक्ट आंसर दिए वो चारू के करेक्ट आंसर से ज़्यादा हैं। उसके अलावा एंड कृषिताज रॉन्ग आंसर्स आर लेस देन चारूज रॉन्ग आंसर्स, और कृषिता के जो रॉन्ग आंसर्स हैं वो चारू के रॉन्ग आंसर से कम है। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी कि कृषिता के करेक्ट आंसर चारू के करेक्ट आंसर से ज़्यादा है, और कृषिता के रॉन्ग आंसर्स चारू के रॉन्ग आंसर से कम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कृषिता का स्कोर चारू के स्कोर से ज़्यादा है। अब उसके बाद देखिए क्या कहा गया है। हाउ मच मोर हैज़ कृषिता स्कोर्ड देन चारू, यानी कि कृषिता का स्कोर चारू के स्कोर से कितना ज़्यादा है, एक तो ये हमें बताना है। और इसके आगे देखिए क्या कहा गया है।
दिस कैन बी फाउंड बाय फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू स्कोर्स। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों के स्कोर का डिफरेंस फाइंड करेंगे। बड़ा स्कोर, ज़्यादा स्कोर किसका है, कृषिता का। कम स्कोर किसका है, चारू का। तो कृषिता के स्कोर में से माइनस कर देंगे चारू के स्कोर को। तो यहाँ पर ये 23P माइनस 7Q, ये तो हुआ कृषिता का स्कोर। इसमें से माइनस कर दिया 21P माइनस 9Q, यानी कि चारू का स्कोर। अब इसके बाद हमसे कहा गया सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन फर्दर, यानी इस एक्सप्रेशन को हमें, ये डिफरेंस जो बोला गया है ना, ये हमें यहाँ पर फाइंड करके भी दिखाना है। तो सिंपल सा है, इसको यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। 23P माइनस 7Q माइनस ब्रैकेट में क्या है 21P माइनस 9Q। अब ये इक्वल टू का साइन लगाइए। 23P माइनस 7Q, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। बाहर माइनस का साइन है ना, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो वैल्यूज़ के साइन बदल जाएंगे। ये पॉजिटिव 21P है, बाहर आएगा तो माइनस 21P हो जाएगा। ये माइनस 9Q है, बाहर आएगा तो प्लस 9Q हो जाएगा। अब लाइक टर्म्स को एक साथ रख दीजिए। 23P उसके साथ रख दीजिए माइनस 21P को। ऐसे ये माइनस 7Q इसके साथ रख दीजिए प्लस 9Q को। अब देखिए 20, यहाँ पर ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। 23P में से माइनस कीजिए 21P, तो आपको मिलेगा 2P। अब ये 9Q पॉजिटिव है और 7Q नेगेटिव है। 9 में से 7 गया 2, बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव है तो प्लस 2Q, यानी 9Q में से माइनस किया 7Q तो आपको मिला 2Q। तो ये दोनों के स्कोर का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमें मिल गया है 2P प्लस 2Q। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। सिंप्लीफाई दी एक्सप्रेशन 4 ब्रैकेट में है x प्लस वाई फिर माइनस वाई। ठीक है, अब इसको पहले मैं यहाँ पर आपको सोल्व करके दिखाता हूँ, फिर ये बुक वाला मेथड हम देखेंगे। इसको यहाँ लिख लेते हैं 4 ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस वाई। अब देखिए 4 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो ये जो 4 है ना, ये इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर यही 4 इस y के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको यहाँ पर लिखते हैं इज इक्वल टू, पहले हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ। अब ये 4 पॉजिटिव है ना, तो इसके बाद यहाँ लिखिए प्लस 4। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, 4 पॉजिटिव है तो प्लस 4 लिखा। अब ये मल्टीप्लाई होगा y के साथ भी। तो हमने यहाँ पर अभी तक क्या किया है, पहले तो हमने इस 4 को मल्टीप्लाई किया x के साथ यहाँ पर, फिर इसी 4 को मल्टीप्लाई किया y के साथ यहाँ पर। ठीक है, और ये माइनस वाई एज इट इज़ आ गया, जो कि ये यहाँ पर दिया गया था। अब ध्यान से देखिए 4 इंटू एक्स को हम लिख सकते हैं 4x, और प्लस 4 इंटू वाई को 4y, और ये माइनस वाई। अब देखिए 4x तो एज इट इज़ रहेगा। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 4y पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। 4y में से 1y माइनस करेंगे तो मिलेगा 3y। बड़ा टर्म ये है जिसका साइन प्लस है, तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, ये भी आपको याद रखना है। तो 4y में से 1y गया, बचेगा 3y। तो यहाँ पर आपको फाइनली आंसर क्या मिल गया, 4x प्लस 3y। अब इसी एक्सप्रेशन को यहाँ कैसे सिंप्लीफाई किया गया बुक में देखते हैं। यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिस एक्सप्रेशन कैन बी सिंप्लीफाइड टू। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वही है कि ये जो 4x के साथ ही मल्टीप्लाई हुआ और y के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। तो देखिए 4 ब्रैकेट में x प्लस वाई फिर माइनस वाई। 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया, यहाँ पे हमने यही करके दिखाया था आपको। 4 को y के साथ मल्टीप्लाई किया 4y आ गया, माइनस वाई एज इट इज़। अब ध्यान से देखिए, ये 4x यहाँ पर लिखा प्लस 4y यहाँ पर लिखा। अब ये जो तीसरा टर्म है ना, इसको भी प्लस करके दिखाया गया, प्लस यानी कि इसमें ऐड किया गया ये वाला टर्म माइनस वाई। आंसर वही आने वाला है क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 4x उसके बाद ये प्लस का साइन। अब ध्यान से देखिएगा कि इन दोनों टर्म्स में y कॉमन है, तो y यहाँ कॉमन आ गया। यहाँ से y तो कॉमन आ चुका है, बचा क्या 4, तो यहाँ ब्रैकेट में 4 आ गया। और यहाँ से y तो कॉमन आ गया, y में से y कॉमन लिया तो बचा 1, साथ में साइन माइनस का। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये 4x उसके बाद ये प्लस का साइन, 4 में से 1 गया, एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ इज इक्वल टू करके 4x प्लस 4 में से 1 गया 3, साथ में y। अब देखिए ये 4x जो यहाँ पर है इसको यहाँ पर लिखा और प्लस में ये ब्रैकेट ओपन कर दिया, प्लस 3y आ गया। तो यहाँ भी वही आंसर है, यहाँ भी वही आंसर है, लेकिन ये वाला तरीका कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी रहता है, तो इसको आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बाकी आपकी चॉइस, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। आर दी एक्सप्रेशंस 5u एंड 5 प्लस u इक्वल टू ईच अदर। यानी कि ये जो दो एक्सप्रेशंस हमें दिए गए हैं 5u एंड 5 प्लस u, हमें बताना है क्या ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल हैं। तो हम पहले ही कह देते हैं कि ये इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम कहते हैं 5u तो इसका मतलब होता है u का 5 टाइम्स, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 5 इंटू यू। तो 5u का मतलब है u का 5 टाइम्स। और जब हम कहते हैं
5 प्लस यू, तो इसका मतलब होता है यू से 5 ज़्यादा, 5 मोर देन यू। तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, ये बिल्कुल भी आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर भी देखिए यही बताया गया, द एक्सप्रेशन 5u मीन्स 5 टाइम्स द नंबर u। जब हम कहते हैं 5u तो इसका मतलब जो नंबर u है उसका 5 टाइम्स। एंड द एक्सप्रेशन 5 प्लस यू मीन्स, और जब हम कहते हैं 5 प्लस यू तो इसका क्या मतलब होता है 5 मोर देन द नंबर u, यानी कि जो नंबर u है उससे 5 ज़्यादा। ठीक है, दीज टू बीइंग डिफरेंट ऑपरेशंस, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट ऑपरेशंस है। यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पर एडिशन है। दे शुड गिव डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर मोस्ट वैल्यूज़ ऑफ यू। तो अगर आप यहाँ पर u की कोई वैल्यू रखते हैं तो ज़्यादातर आपको इनके आंसर डिफरेंट ही मिलने वाले हैं। अब आगे देखिए, लेट अस चेक दिस, इस चीज़ को चेक करने को भी बताया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स बिलो बाय रिप्लेसिंग द लेटर नंबर्स। ये जो लेटर नंबर u यूज़ हुआ है ना इधर, उसकी जगह कोई और नंबर हम रखेंगे। बाय नंबर्स, नंबर हमें बताए गए हैं। एन एग्जाम्पल इज शोन, एक एग्जाम्पल करके भी दिखाया गया है। देन कंपेयर द वैल्यूज दैट 5u एंड 5 प्लस यू, यानी u की जगह जो भी नंबर हमें रखने को कहा गया है वो नंबर हम रखते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कि वो नंबर u की जगह वो नंबर रखने पर 5u इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू आती है और 5 प्लस यू इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू आती है, वो हम चेक करते जाएंगे। अब देखिए, जैसे यहाँ पर ये एक्सप्रेशन लिखा है 5u और यहाँ पर 5 प्लस यू। अब ध्यान से देखिएगा, जैसा कि यहाँ पर कहा गया कि u की वैल्यू 2 रखनी है, तो 5u में जब u की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 5u है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 5 इंटू यू, यानी कि 5 इंटू 2 क्या मिला आपको, 10 मिल गया ना। ऐसे ही यहाँ पर आपको u की वैल्यू 2 रखनी है, 5 प्लस यू, यानी कि 5 प्लस यू है तो u की जगह 2, 5 प्लस 2 आपको 7 मिल गया। देखिए ये वैल्यू 10 आ गई, ये वैल्यू 7 आ गई, सेम वैल्यू नहीं आई ना, जबकि u की वैल्यू हमने 2 ही रखी है दोनों जगह पे, लेकिन दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, एक जगह पे 10 एक जगह पे 7। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशंस डिफरेंट है, ये इक्वल नहीं है। अब उसके बाद देखिए, अगर u की वैल्यू 11 रखते हैं तो यहाँ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 5u यानी 5 इंटू 11 तो कितना आएगा 55, जबकि यहाँ पर आप u की वैल्यू 11 रखिए, 5 प्लस यू यानी 5 प्लस 11 16। अभी भी देखिए वैल्यू डिफरेंट आई ना, यहाँ 55 यहाँ 16। अब उसके बाद देखते हैं, यहाँ u की वैल्यू 8 रखते हैं, यानी कि 5 इंटू 8 कितना आया 40। अब यहाँ u की वैल्यू 8 रखिए, 5 प्लस 8 तो आपको मिलेगा 13। अभी भी वैल्यू डिफरेंट आई है। अब यहाँ u की वैल्यू 5 रखिए, 5 इंटू 5 यानी कि 25, और यहाँ u की वैल्यू 5 रखिए, 5 प्लस 5 यानी कि 10। सब जगह हमने देखा अगर हम u की सेम वैल्यू भी रखते हैं ना दोनों जगह, दोनों एक्सप्रेशन में, तो आंसर डिफरेंट ही आ रहे हैं क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशंस डिफरेंट है। अब आगे देखिए क्या कहा गया है, इफ़ द एक्सप्रेशंस 5u एंड 5 प्लस यू आर इक्वल, यानी अगर ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल होते देन दे शुड टेक द सेम वैल्यूज़ फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ u। तो दोनों में u की कोई वैल्यू रखने पर सेम आंसर आता। अगर हम u की वैल्यू 2 रखते हैं तो दोनों जगह सेम आंसर आना चाहिए था। अगर हम u की वैल्यू 8 रखते हैं तो दोनों एक्सप्रेशन में सेम आंसर आना चाहिए था अगर ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल होते तो, लेकिन ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल नहीं है। बट वी कैन सी दैट दे डू नॉट, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, दोनों में सेम वैल्यू रखने पर भी, u की सेम वैल्यू रखने पर भी आंसर या फाइनल वैल्यू डिफरेंट आ रही है। सो दीज टू एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल नहीं हैं। अब इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, आर दी एक्सप्रेशंस 10y माइनस 3 एंड 10 ब्रैकेट में y माइनस 3 इक्वल। अब हमें ये बताना है कि ये जो दो एक्सप्रेशंस हमें दिए गए हैं 10y माइनस 3 और 10 ब्रैकेट में y माइनस 3, क्या ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल है या नहीं। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल नहीं है। क्यों, उसको समझते हैं। पहला एक्सप्रेशन तो ये है 10y माइनस 3, दूसरा एक्सप्रेशन हम जरा यहाँ पर लिखते हैं 10 ब्रैकेट में y माइनस 3। अब इसको जरा आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ये 10 इस y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 10 इस माइनस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसे लिखेंगे 10 इंटू वाई। अब ये पॉजिटिव 10 है ना, तो यहाँ प्लस 10 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस 3 के साथ, तो इसको यहाँ हम ऐसे लिखेंगे 10 इंटू वाई प्लस 10 इंटू माइनस 3। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 10 इंटू वाई करेंगे तो 10y, अब प्लस 10 और माइनस 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस 10 3 जा 30, यहाँ पर आपको मिला 10y माइनस 30। अब पहला एक्सप्रेशन क्या है 10y माइनस 3, दूसरा एक्सप्रेशन क्या मिला 10y माइनस 30। इसका मतलब ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल नहीं हैं। अब इसी चीज़ को यहाँ कैसे समझाया गया है,
पहला एक्सप्रेशन 10y-3, ये इसके बाद हमें कहा गया कि ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी, शॉर्ट फॉर 10 इंटू वाई माइनस थ्री की। अब इसका मतलब भी समझाया गया है, मीन्स 3 लेस देन 10 टाइम्स वाई। इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट, अगर सिंपली इसको बोले कि जब हम कहते हैं 10y-3, तो इसका मतलब होता है y का 10 टाइम किया गया और उसमें से 3 माइनस कर दिया गया। सिंपली आपको ऐसे समझना है। अब दूसरा एक्सप्रेशन 10 ब्रैकेट में y-3, ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी, 10 इंटू ब्रैकेट में y-3 की। इसका मतलब भी बताया गया, मीन्स 10 टाइम्स ऑफ 3 लेस देन y। अब इसको सिंपली बोलते हैं कि जब हम कहते हैं 10 ब्रैकेट में y-3, तो इसका ये मतलब होता है कि y में से 3 माइनस किया गया और फिर इसका 10 टाइम्स निकाला गया या इसका 10 टाइम्स किया गया। अब इसके बाद क्या कहा गया वो देखते हैं। लेट अस कंपेयर द वैल्यूज दैट दीज एक्सप्रेशंस टेक फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। यानी कि यहाँ पर एक तो ये एक्सप्रेशन है 10y-3 और ये दूसरा एक्सप्रेशन है 10 ब्रैकेट में y-3। अगर इसमें हम y की वैल्यूज़ रखते हैं तो हमें क्या क्या आंसर मिलते हैं वो अब हमें चेक करना है। तो पहले तो ये देखिए कि y की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तब इस एक्सप्रेशन की इसका क्या हमें फाइनल आंसर मिलता है। 10y मतलब 10 इंटू वाई, तो y की जगह 0, 10 इंटू 0 -3, 10 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा। 0 - 3 का क्या मतलब होता है -3, यानी जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो इस एक्सप्रेशन का आंसर हमें मिला -3। अब यहाँ पर देखिए इस एक्सप्रेशन में जब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ 10 है, ब्रैकेट में क्या है y-3 यानी कि 0 - 3। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 10 और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। 0 - 3 का क्या मतलब होता है -3। अब 10 को -3 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस, 10 3 जा 30, तो क्या मिला -30। तो हमने दोनों ही एक्सप्रेशन में देखे y की वैल्यू 0 रखी, लेकिन यहाँ आंसर -30 आया, यहाँ आंसर -3 आया। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशंस डिफरेंट है, ये इक्वल नहीं है। अब यहाँ देखिए, अब इस बार y की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये एक्सप्रेशन क्या है 10y-2। अब ध्यान से देखिए 10y मतलब 10 इंटू वाई की वैल्यू यानी कि 2, 10 इंटू 2 और -3। अच्छा ये तो हमें ऑलरेडी दिया ही हुआ है, देखिए 17 दिया हुआ है। 10 2 जा 20, 20 में से 3 माइनस किया तो 17, यानी जब यहाँ पर y की वैल्यू 2 रखी तो यहाँ पर क्या मिला 17, और जब यहाँ y की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा -10। डिफरेंट वैल्यू आ रही है ना, ये -10 क्या है इसको चेक कर लेते हैं फिर भी एक बार। 10 उसके साथ फिर ब्रैकेट में y-3 है ना, तो y की जगह 2 रखेंगे, फिर ये -3, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 में से 2 गया 1, बड़े नंबर का साइन माइनस यानी कि -1, 10 इंटू -1 करेंगे तो -10 आएगा। फिर से देखिए दोनों जगह वैल्यू अलग अलग आ गई, यानी दोनों एक्सप्रेशंस डिफरेंट है। अब अगला देखते हैं। इस बार यहाँ पर y की वैल्यू हमें कहा गया है 7 रख के देखनी है, ठीक है। तो y की जगह हम 7 रखते हैं, तब क्या होगा देखिए 10y है तो 10 इंटू वाई की वैल्यू 7 -3, 10 7 जा 70 -3, तो क्या मिलेगा 67। अब यहाँ पर y की जगह हम 7 रख के देखते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। 10 ब्रैकेट में 7 - 3, y-3 है ना तो y की जगह 7 आ गया, तो 10 इंटू 7 इंटू 3 4, 10 4 जा 40, तो यहाँ आया 40, यानी जब यहाँ y की वैल्यू 7 रखी तो इस एक्सप्रेशन का आंसर हमें मिला 67। जब यहाँ y की वैल्यू 7 रखी तो इस एक्सप्रेशन का आंसर हमें मिला 40। फिर से दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट आ गई। अब इस बार यहाँ y की वैल्यू रखने को कहा गया है 10, तो 10 इंटू वाई की वैल्यू 10 फिर -3, 10 10 जा 100 -3, 100 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 97 आ गया यहाँ पे। यहाँ पर भी y की वैल्यू अब हम 10 रख के देखते हैं, तो 10 ब्रैकेट में y-3 यानी कि 10 -3, 10 ब्रैकेट में 10 - 3 7, 10 7 जा 70, तो यहाँ आया 70। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जब भी हम कोई वैल्यूज़ रख रहे हैं दोनों एक्सप्रेशंस में तो आंसर हमें डिफरेंट ही मिल रहे हैं क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशंस डिफरेंट है। अब इसके बाद यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है यहाँ पर कि ये जो दो एक्सप्रेशंस है ये और ये एक्सप्रेशन, क्या ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल हैं। आफ्टर फिलिंग इन द टू डायग्राम्स डू यू थिंक द टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल। तो हम जानते हैं कि दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। 11th एग्जाम्पल में क्या कहा गया है देखिए। व्हाट इज़ द सम ऑफ द नंबर्स इन द पिक्चर। यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमें इनका सम फाइंड करना है। अननोन वैल्यूज़ आर डिनोटेड बाय लेटर नंबर्स, और यहाँ पर कुछ अननोन वैल्यूज़ है जिनको लेटर नंबर से भी डिनोट किया गया है। देखिए 3 3 3 3 ये तो नंबर हो गए, 3 3 3 3 ये भी नंबर हो गए। RS RS ये हमें यहाँ पे लेटर नंबर्स दिए गए हैं, और हमें इन सभी का
सम फाइंड करना है। अब ये जो सम फाइंड करने के लिए कहा गया ना, इसको हम अलग अलग तरीके से सम फाइंड कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन चारों नंबर को ऐड कीजिए, फिर इन जो लेटर नंबर्स हैं इनको ऐड कीजिए, फिर इन 4 नंबर को ऐड कर दीजिए। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप काउंट कीजिए कि 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 8 टाइम है ना, तो इसको आप 8 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। फिर आर कितनी बार है, 2 बार, प्लस का साइन लगा के 2 इंटू आर लिख सकते हैं। ये मैं भी रफली बता रहा हूँ, फिर इसको पढ़ेंगे भी। प्लस एस कितनी बार है, 2 बार, तो प्लस करके 2 इंटू एस भी लिख सकते हैं, फिर इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसको अलग अलग तरीके से, ये जो नंबर्स दिए गए हैं, जो लेटर नंबर्स भी दिए गए हैं, इनका सम आप अलग अलग तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर कैसे समझाया गया, उससे पहले मैं अपना एक तरीका बता देता हूँ, उसके बाद हम बुक वाला ये जो दिया गया ये भी हम समझेंगे। अब इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप इन सबको ऐड कर दें। 3 3 3 कितनी बार आया, 4 बार, 3 + 3 + 3 + 3, फिर प्लस, फिर आर आया, फिर एस आया, आर प्लस एस, फिर से आर आया, फिर एस आया, फिर आर, फिर एस, फिर ये 3 कितनी बार, 1 2 3 4 टाइम्स, +3 +3 +3 +3। अब ध्यान से देखिए, ये मैंने बड़ा सिंपल तरीके से भी लिख दिया। 3 और 3 6, 3 9 और 3 12, ऐसे ही 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21 और 3 24। क्या मिला, 24 मिला ना। उसके बाद आर एक बार है, आर 2 बार है, आर और आर लाइक टर्म्स है, इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2r, प्लस का साइन। फिर ये एस भी 2 बार है, एस और एस को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 2s। तो आपको क्या आंसर मिला, 24 + 2r + 2s। यहाँ पर देखिए यही आंसर लिखा गया, बस ये थोड़ा इस तरीके से लिखा गया। पहले 2r लिख दिया जो कि ये यहाँ पर था, फिर ये 2s लिखा जो कि ये वाला पार्ट, और +24 इन्होंने एंड में लिखा जो कि ये हमने पहले लिखा हुआ है। सेम आंसर आ गया ना। एक तो ये तरीका हो गया, एक और तरीका भी हो सकता है। 3 यहाँ पर कितनी बार आया, 8 टाइम्स, तो इसको आप लिख सकते हैं 8 इंटू 3, प्लस का साइन। आर कितनी बार आया, आर आया 2 टाइम्स, तो प्लस, तो 2 बार आया ना, 2 इंटू आर, प्लस एस कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 इंटू एस। अब इसको सॉल्व कीजिए, 8 3 = 24, +2 इंटू आर 2r, +2 इंटू एस 2s। देखिए सेम आंसर फिर से वही, 24 + 2r + 2s। तो इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आप अलग अलग तरीके से इन सभी नंबर्स का और इन सभी लेटर नंबर्स का सम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, देयर आर मैनी वेज टू गो अबाउट इट, यानी कि ये जो सम फाइंड करना है आप कई तरीकों से, कई मेथड से, अलग अलग मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई एक ही मेथड आपको करना है, जो मेथड आपको ईजी लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हेयर वी शो सम ऑफ देम, यहाँ कुछ 3 मेथड बताए गए हैं। पहला, एडिंग रो वाइज गिव्स, यानी कि अगर हम ये रो वाइज इनको ऐड करें तब हमें क्या मिलता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, रो वाइज हो गया। सबसे पहले ये जो 3 3 3 दिया ना 4 टाइम, इसको ऐसे लिख दिया 4 इंटू 3। उसमें क्या ऐड किया, r + s, इनका सम आ गया। उसमें ये अगली रो ऐड करी, +r + s। उसके बाद क्या ऐड किया, यहाँ फिर से 3 कितनी बार है, 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 3। तो एक तो ये वाला तरीका हो गया, इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं इन सभी नंबर्स को, और आंसर आपका यही आने वाला है जो यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद अगला मेथड क्या बताया गया, देखिए एडिंग लाइक टर्म्स टुगेदर गिव्स, यानी कि लाइक टर्म्स को आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 लाइक टर्म्स हो गया ना। तो 8 इंटू 3 लिखिए, प्लस आर यहाँ पर 2 बार है, ये भी लाइक टर्म्स है, r + r, फिर प्लस एस भी लाइक टर्म्स है, 2 बार है, s + s। इस तरीके से भी आप ऐड करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा आपका। अब तीसरा मेथड देखिए, एडिंग द अपर हाफ एंड डबलिंग गिव्स। इसका पता है क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये 3 कितनी बार है टोटल, 4 टाइम्स ऊपर है, 4 टाइम्स नीचे, टोटल 8 टाइम्स है। तो आप 8 टाइम्स ना लेकर उसका हाफ कर दीजिए, 4 टाइम्स यूज़ कीजिए। तो देखिए ब्रैकेट में 4 इंटू 3, उसके बाद आर भी 2 बार है ना, एक बार यहाँ से आर ले लीजिए, ये वाला आर, तो यहाँ क्या लिखा, +r, ठीक है। उसके बाद एस भी 2 बार है, लेकिन आप एक बार लीजिए यहाँ पर, यानी कि आपने जो डबल चीज़ें थी ना उसको एक बार तो यहाँ लिया और बाहर डबल कर दिया एक साथ। 3 टोटल 8 टाइम्स था, आपने यहाँ 4 टाइम्स लिया, R 2 टाइम्स था, 1 टाइम लिया, S भी 2 टाइम था, 1 टाइम लिया, और बाहर एक साथ इन सब का डबल कर दिया। इसको भी जब सोल्व करेंगे यही सेम आंसर आएगा। अब ये इन सब में सेम आंसर कैसे आएगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि कोई डाउट ना रह जाए कि सेम आंसर कैसे आ रहा है इन तीनों केसेस में। यहाँ देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, 4 इंटू 3, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12 लिखा, प्लस ये R और ये R 2 बार है ना, इसको भी यहाँ पर हम एक साथ रख देते हैं, ये R + R रख दिया। उसके बाद S भी 2 बार है,
एस भी यहाँ 2 बार लिख देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, +4 × 3, तो यानी +12, 4 × 3 12, इनको ऐड कीजिए, 12 और 12 ऐड करके क्या आएगा 24, तो यहाँ पर लिखेंगे 24। तो इसको जो ऐड करके आ रहा है ना वो यहाँ लिख देता हूँ मैं, 24 + R 2R +S आपका 2S, ठीक है। अब ध्यान से देखिए सेम यही आंसर आ गया, 24 + 2R + 2S, ठीक है। पहले इन दोनों 12 12 को ऐड किया, 24 R + R 2R S + S 2S। अब अगला ये वाला देखिए, 8 × 3 क्या होता है, ये भी 24 + R + R 2R + S 2S, तब भी देखिए सेम आंसर आ गया, ठीक है ना। अब थर्ड वाला देखिए, यहाँ पर क्या है 2 बाहर है, अंदर 4 × 3 + R + S है। तो ध्यान से देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 4 3 = 12 + R + S। अब ये 2 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 12 करेंगे तो 24, फिर प्लस का साइन 2 × R करेंगे 2R, प्लस का साइन 2 × S करेंगे 2S, तब भी देखिए आपका सेम आंसर आया है। अब इसके बाद क्या कहा गया है, द 3 एक्सप्रेशंस माइट सीन डिफरेंट, ये तीनों एक्सप्रेशंस दिखने में तो अलग हैं, ये वाला और ये वाला दिखने में तो अलग है। वी कैन सिंप्लीफाई ईच वन, लेकिन इन तीनों को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड सी दैट दे ऑल आर द सेम, और सिंप्लीफाई करने पे पता चलता है तीनों का सेम आंसर आ रहा है, और वो आंसर है 2R + 2S + 24। यानी ये तीनों एक्सप्रेशंस दिखने में अलग है लेकिन ये है सेम, यानी ये तीनों इक्वल हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे फिगर इट आउट। इस फिगर इट आउट में फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, ऐड द नंबर्स इन ईच पिक्चर बिलो। तो यहाँ पर हमें ये 3 पिक्चर्स दी गई हैं, और इन तीनों पिक्चर्स में जो ये नंबर्स हमें दिए गए हैं, हमें इन नंबर्स को ऐड करना है। राइट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशंस एंड सिंप्लीफाई देम। और इसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों ही पिक्चर्स में जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनको ऐड करने के लिए हम जो एक्सप्रेशन होगा वो बनाएंगे, और फिर उन एक्सप्रेशंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे। ट्राई एडिंग द नंबर्स इन ईच पिक्चर इन अ कपल डिफरेंट वेज एंड सी दैट यू गेट द सेम थिंग। यानी कि तीनों पिक्चर्स में जो हमें नंबर्स को ऐड करना है, तो हमें कम से कम 2 तरीके तो हम यहाँ करके दिखाएंगे, आपको डिफरेंट वेज से इन नंबर्स को ऐड करके दिखाना। तो कोई फिक्स मेथड यहाँ नहीं बोला गया, जो 2 मेथड आप यूज़ करना चाहते हैं हर पिक्चर में, वो 2 या 3 मेथड से आप इनको ऐड करके दिखा सकते हैं। यहाँ पर हम इन तीनों पिक्चर्स में जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनको 2 अलग अलग मेथड से सोल्व करके आपको दिखाएंगे। और अगर आप 2 से ज़्यादा मेथड यूज़ करके इनका सम फाइंड करके दिखाना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है, आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहली पिक्चर तो ये है, तो इसको यहाँ पर हमने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है, 5y है, फिर -6 है, फिर x है, फिर x है, फिर 2 है, फिर 5y है। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड में हम इन सब को एक सीक्वेंस में ही ऐड कर देंगे। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है 5y, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 5y, उसमें प्लस कर दीजिए अगला नंबर, -6 है तो इसको ब्रैकेट में रख दिया ऐसे, फिर उसमें क्या प्लस करेंगे अगला नंबर यानी कि x, उसमें क्या प्लस करेंगे अगला नंबर यानी कि x, उसमें प्लस करेंगे अगला नंबर 2, उसमें प्लस करेंगे अगला नंबर 5y। अब इसके बाद हम लाइक टर्म्स को एक साथ रख देते हैं, 5y है ये, इसके साथ ये वाला 5y है यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। ये +x, उसके साथ ये +x, ये दोनों भी लिख दिए। अब ये प्लस माइनस, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, यानी जब ये बाहर आएगा तो ये -6 होगा। तो ये हमने लिखा -6, उसके साथ ये लिख दिया +2। अब हम इनको सोल्व करते हैं। देखिए 5y ये राइट टर्म्स है, तो ये ऐड हो जाएंगे तो हमें मिलेगा 10y, प्लस x करेंगे तो आपको मिलेगा 2x। उसके बाद 6, देखिए 6 माइनस का है और 2 प्लस का है, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 4। बड़ा नंबर 6 है जिसका साइन माइनस है, तो आपको मिलेगा -4। तो जब हमने इन 6 के 6 नंबर्स को, ये 6 नंबर्स थे ना, इनको जब ऐड किया तो हमें जो एक्सप्रेशन मिला, हम ये कह सकते हैं जो नंबर मिला या जो एक्सप्रेशन मिला वो क्या है, 10y + 2x - 4। अब इसके बाद इन्हीं नंबर्स को हम एक दूसरे मेथड से भी करते हैं, तो यहाँ पर अब हम सेकंड मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सेकंड मेथड। अब देखिए ये 5y यहाँ पर 2 टाइम्स आया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5y। उसमें क्या ऐड करेंगे, x भी यहाँ पर 2 टाइम्स आया, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 × x। उसके बाद उसमें क्या ऐड करेंगे, ये -6 है, ये +2 है, तो ये ब्रैकेट में -6 + 2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 5y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10y आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2 × x करेंगे तो आपको 2x मिलेगा।
ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर -6 आ जाएगा, +2। अब इसको आगे लिखते हैं 10y प्लस 2x, 6 में से 2 गया 4, बड़े नंबर का साइन माइनस। तो यहाँ पर भी इन 6 के 6 नंबर को ऐड करके हमें जो एक्सप्रेशन मिला है वो ध्यान से देखिए, वो बिल्कुल सेम यही एक्सप्रेशन है जो यहाँ मिला था, 10y प्लस 2x -4। और यहाँ देखिए 10y प्लस 2x -4, यानी आप कोई भी मेथड यूज़ कर लीजिए, आंसर आपका सेम आने वाला है। तो ये दो मेथड यहाँ पर हमने आपको सिखा दिए हैं। अगर आपके टीचर आपको कोई और मेथड भी सजेस्ट करते हैं तो आप वो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अब ज़रा इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में हम सिंपली फिर वही मेथड करेंगे। फर्स्ट मेथड में इन सबको सीक्वेंस में लिख देंगे और फिर लाइक टर्म्स को एक साथ रख के हम ऐड कर देंगे, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में किया था। तो यहाँ पर हमने लिखा फर्स्ट मेथड, सबसे पहले क्या है 2p लिखा, उसमें ऐड किया अगला 3q, उसमें ऐड किया अगला नंबर, ये -2 है तो इसको ब्रैकेट में रख दिया। फिर ऐड करेंगे ये +3, उसमें ऐड करेंगे अगला नंबर यानी कि 3q, उसमें ऐड करेंगे 2p, ये भी हो गया, उसमें ऐड करेंगे ये 3, उसमें ऐड करेंगे अगला नंबर यानी कि -2, उसमें फिर ऐड करेंगे अगला नंबर यानी कि 2p, उसमें ऐड करेंगे 3q, ये भी हो गया, फिर अगला नंबर ये भी 3q है, उसमें ऐड करेंगे ये 2p। अब इसके बाद जितने भी लाइक टर्म्स हैं उनको हम एक साथ रख देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सभी लाइक टर्म्स को एक साथ रख दिया। 2p कितनी बार आया था 1 टाइम, उसके बाद ये 2 टाइम, फिर ये 3 टाइम, 4 टाइम, तो ये 2p हमने यहाँ पर 4 टाइम लिख दिया, ठीक है। फिर 3q कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये भी 4 टाइम है, 1 2 3 4 टाइम ये रख दिया। अब जितने भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या होता है जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है, जैसे कि 2 3 1 -2, ये सब क्या है कांस्टेंट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट जब ओपन हुआ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि -2 वो लिखा, +3 ये लिखा, फिर उसके बाद ये वाला +3 लिखा, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यानी कि -2। तो सारे लाइक टर्म्स हमने एक साथ रख दिए। अब इनको ऐड करते हैं, 2p 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 2p, इनको ऐड करेंगे, 2 + 2 4 + 2 6 और 8p, ठीक है, प्लस 3q 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 3 और 3 6 6 3 9 9 और 3 12, यानी कि 12q। अब यहाँ पर देखिए ये -2 है, ये -2 है, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा तो -4, 3 + 3 आपका 6 हो गया। अब आगे लिखिए 8p + 12q, 6 में से 4 गया 2, बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव है यानी कि +2। तो इन सभी नंबर्स को ऐड करके हमें मिला है 8p + 12q + 2। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड मेथड। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो चेक करते हैं 2p कितनी बार आया है। 2p है 4 टाइम्स, 1 2 3 4, तो इसको यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × में 2p, उसमें ऐड कर दीजिए, क्या ऐड करेंगे 3q कितनी बार है, 1 2 3 4, ये भी 4 टाइम है, तो यहाँ लिखिए 4 × 3q, इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि -2 कितनी बार है, -2 भी 2 बार है, तो यहाँ पर आप पहले तो यही प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से। फिर 3 कितनी बार आया, 2 बार, 1 टाइम 2 टाइम, तो इसमें भी क्या प्लस करेंगे 2 × में 3, इतना हो गया। अब इसको ज़रा सोल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 4 × 2p करेंगे, 4 2 = 8 8p, उसके बाद प्लस का साइन 4 × 3 12 यानी कि 12q। उसके बाद ध्यान से देखिए +2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, 2 2 = 4 -4 प्लस 2 3 = 6। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 8p + 12q, 6 में से 4 गया 2, बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव यानी कि +2। तो यहाँ पर जो दूसरा मेथड हमने यूज़ किया तब भी देखिए जो ये एक्सप्रेशन था ना 8p + 12q + 2, यहाँ सेम आया 8p + 12q + 2। तो ये जो सेकंड जो पिक्चर दी गई थी इसमें जितने भी नंबर्स थे वो भी यहाँ पर हमने 2 मेथड से सॉल्व करके दिखा दिए हैं। अब हम आते हैं ये पिक्चर 3 पे। अब यहाँ पर भी वही फर्स्ट मेथड होगा कि पहले तो एक सीक्वेंस में सबको ऐड करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ रख के, और उसके बाद फिर हम सेकंड मेथड पर आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इन सभी नंबर्स को एक सीक्वेंस में ऐड कर दिया, जैसे कि -5g था, ये यहाँ पर लिखा, फिर +5k, उसमें क्या ऐड करेंगे -5g, फिर उसके बाद यहाँ 4 टाइम ये 5k था वो यहाँ पर ऐड किया, फिर उसके बाद फिर से 1 2 3 4 टाइम फिर था, 4 टाइम 5k फिर ऐड किया, फिर ये -5g यहाँ आ गया, फिर ये 5k 2 बार था वो लिखा, उसमें ऐड किया ये -5g। अब हम इन लाइक टर्म्स को एक साथ रख देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने लाइक टर्म्स को
एक साथ ऐड कर दिया है। अब आप चेक कीजिए 5k कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 5k को यहाँ पर हमने, आप काउंट करके देख सकते हैं, 5k को हमने 12 बार यानी कि 12 टाइम्स यहाँ पर ऐड किया है। तो हमने ये राइट टर्म्स एक साथ रख दिए। और जो आपका -5g है कितनी बार है, 1 2 3 एंड 4। तो इनको हमने यहाँ पर 4 टाइम्स ऐड कर दिया। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन भी करने हैं। ये 5k तो आप इजीली ऐड कर सकते हैं। 5k कितनी बार है, 12 टाइम है, इनको ऐड करते जाइए। 5 एंड 5 10, 10 एंड 5 15, 15 एंड 5 20, इस तरीके से ऐड करते जाएंगे तो आपको मिलेगा 60k। और यहाँ पर ये चारों ब्रैकेट्स, ये जो ब्रैकेट है ना, इनको ओपन कर दीजिए। तो जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे आप तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे। तो जैसे कि सबसे पहले ये है तो ये -5g लिखेंगे आप। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, -5g, अगला ब्रैकेट ओपन करेंगे, -5g, अगला ब्रैकेट ओपन करेंगे, -5g। अब यहाँ पर आप लिखेंगे 60k, ये तो एज इट इज़ आ गया। अब ये सब राइट टर्म्स है और माइनस में है तो ये सब आपस में ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा। इनको ऐड कीजिए, 5 एंड 5 10 एंड 5 15 एंड 5 20 यानी कि 20g। तो जब हमने इन सभी नंबर्स को ऐड किया तो हमें क्या मिला, 60k -20g। अब इन्हीं नंबर्स को अब हम सेकंड मेथड से भी इनको ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है सेकंड मेथड। अब हम जानते हैं कि ये 5k यहाँ पर 12 टाइम्स आया है, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 12 × 5k। उसमें क्या ऐड करेंगे, ये जो 5g है ये आपका यहाँ पर 4 टाइम आया, 1 2 3 4। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 4 × में ब्रैकेट में लिख दीजिए 5g। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, 12 × 5 60 यानी कि 60k, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, 5 4 जा 20, साथ में g। तो सेकंड मेथड से भी सेम आंसर आया है, 60k -20g। यहाँ पर भी वही आंसर था, यहाँ पर भी यही आंसर है। तो दोनों मेथड से हमने इन सभी नंबर्स को ऐड करके दिखा दिया है और दोनों केसेस में हमें सेम आंसर मिला है। अब इसके बाद हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशंस हमें दिए गए हैं उनको सिंप्लीफाई करना है। ए पार्ट में देखिए कितने एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ तक है क्योंकि इसके बाद कोमा आ गया ना, एक एक्सप्रेशन ये हुआ, दूसरा एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ तक है, फिर कोमा आया, और तीसरा एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ तक है। तो इन तीनों एक्सप्रेशंस को जो कि ए पार्ट में हमें दिए गए हैं यहाँ पर हमने लिख लिया है। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। पी कितनी बार है, ये राइट टर्म्स है ना, पी एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4p। ऐसे यहाँ पर देखिए पी कितनी बार है, 1 2 3 टाइम्स, तो इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3p प्लस q इसके साथ एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये भी सिंप्लीफाई कर दिया हमने। अब ये थर्ड देखिए, यहाँ पर q से q कट जाएगा, एक q पॉजिटिव था, एक q नेगेटिव था। ठीक है, तो ये आपस में कट गए। अब क्या बचा, p + p और p को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2p। तो यहाँ पर जो हमें ए पार्ट में 3 एक्सप्रेशन दिए गए थे उनको यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई करके दिखा दिया है। अब इसके बाद बी पार्ट में हमें 2 एक्सप्रेशन दिए गए हैं, एक तो ये वाला एक्सप्रेशन है और एक ये वाला एक्सप्रेशन है। तो इन दोनों को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। पहला हमने लिखा p - q प्लस p - q, दूसरा एक्सप्रेशन लिखा p + q - p + q। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर राइट टर्म्स क्या है, ये p और ये p, राइट टर्म्स है, दोनों पॉजिटिव है, ऐड होकर 2p आ जाएगा। -q ये भी राइट टर्म्स है, माइनस वाले राइट टर्म्स से ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा। -q को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा -2q। तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, हमें ये आंसर मिल गया। अब इस वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। p पॉजिटिव, p नेगेटिव, p से p कट गया, q पॉजिटिव, ये भी q पॉजिटिव, राइट टर्म्स है, ऐड हो जाएंगे, q + q क्या होगा, 2q। तो इस तरीके से इस एक्सप्रेशन को भी हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। इसके बाद आते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट पे एक तो ये एक्सप्रेशन है और एक ये वाला एक्सप्रेशन है, इन दोनों को भी सिंप्लीफाई करना है। तो सी पार्ट के दोनों एक्सप्रेशंस को यहाँ पर हमने लिख दिया है, ये पहला एक्सप्रेशन और ये दूसरा एक्सप्रेशन, एक एक करके इनको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पर ये पहला एक्सप्रेशन देखिए, p + q तो एज इट इज़, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो बाहर माइनस का साइन है, बाहर कौन सा साइन है, माइनस का। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो p और q के साइन बदल जाएंगे, ब्रैकेट में p और q दोनों पॉजिटिव है, बाहर आने पे नेगेटिव हो जाएंगे, तो -p और ये हो जाएगा -q। अब देखिए
P पॉजिटिव P नेगेटिव, P से P कट गया, Q पॉजिटिव Q नेगेटिव, Q से Q कट गया, तो क्या बचा 0। अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को देखिए, P पॉजिटिव है P नेगेटिव है, P से P कट गया, माइनस क्यू ये राइट टर्म्स है, दोनों नेगेटिव हैं, तो ये माइनस माइनस राइट टर्म्स ऐड हो जाते हैं, साइन माइनस का आएगा, माइनस क्यू और माइनस क्यू को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा -2q। तो ये एक्सप्रेशन भी हमने सॉल्व कर लिया और ये एक्सप्रेशन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद आते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट में हमें ये एक एक्सप्रेशन यहाँ दिया गया है, एक एक्सप्रेशन यहाँ दिया गया है। डी पार्ट के दोनों एक्सप्रेशंस यहाँ पर हमने लिखी है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये तो 2d पॉजिटिव है, उसके बाद -d यहाँ 3 बार है, तो ये ऐड हो जाएगा और साइन माइनस का ही आएगा, -t ऐड करेंगे तो मिलेगा -3d। अब ये दोनों भी राइट टर्म्स है, 2d पॉजिटिव 3d नेगेटिव, 3d में से 2d गया तो 1d बचा, 1d को हम d लिखते हैं और बड़ा जो टर्म है वो है -3d। 3d का साइन, 3d बड़ा टर्म है, इसका साइन नेगेटिव है, तो यहाँ आंसर में भी नेगेटिव आएगा। तो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला -d। अब यहाँ पर आते हैं, इसको देखिए, यहाँ पर ये 2d है पॉजिटिव, इसको लिख लिया, ये -d आपस में ऐड हो जाएंगे तो मिलेगा -2d, ये -c, 2d से 2d कट गया, एक 2d पॉजिटिव एक 2d नेगेटिव, 2d से 2d कट गया, क्या बचा -6। तो इस एक्सप्रेशन को भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो हमें मिला है -c। अब इसके बाद हम आते हैं ई पार्ट पे। ई पार्ट में भी यहाँ पर हमें दो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और इन दोनों एक्सप्रेशंस को यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं एक एक करके। देखिए ये है 2d -d, इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, बाहर माइनस का साइन है तो इनके साइन बदल जाएंगे, पॉजिटिव d है, बाहर आकर ये हो जाएगा -d, -c है, बाहर आकर ये हो जाएगा +c। अब ध्यान से देखिए, ये 2d है, -d आपस में ऐड हो जाएंगे और मिलेगा -2d, +c एज इट इज़, 2d से 2d कट जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, फाइनली क्या बचा c। तो ये वाला एक्सप्रेशन हमने सिंप्लीफाई कर लिया, हमें c मिल गया। अब इस वाले एक्सप्रेशन पे आते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में d -d है, d से d कट जाएगा तो ये तो 0 बन गया, ये 2d, ये -0 -c, 0 का कोई मतलब नहीं है तो 2d -c, ये तो अनलाइक टर्म्स है ना, इनको ना हम ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिला 2d -c। इसके बाद जो हमें f पार्ट दिया गया है उसमें एक ही एक्सप्रेशन है और ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 2d और ये -d राइट टर्म्स है, 2d में से 1d माइनस करेंगे तो 1d बचेगा, 1d को आप d लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये -c है, ये -c है, ये दोनों भी राइट टर्म्स हैं और दोनों नेगेटिव टर्म्स है तो ये ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं तो साइन तो माइनस का ही आता है, तो -c और -c को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा -2c। तो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया हमने तो हमें आंसर मिल गया d -2c। तो इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ हमारा फिगर इट आउट भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद क्या दिया गया है, माइंड द मिस्टेक मेंड द मिस्टेक, यानी कि आपको एक तो ये पता करना है कि यहाँ पर कहाँ कहाँ मिस्टेक है। जो भी एक्सप्रेशन आगे हमें दिए गए हैं उनको सिंप्लीफाई करके हम चेक करेंगे कि कहीं कोई मिस्टेक है क्या, और अगर मिस्टेक है तो उसको ठीक भी करना है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, सम सिंप्लीफिकेशंस ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर डन बिलो। यहाँ पर नीचे कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, उनको सिंप्लीफाई किया गया है और सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। द एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड शुड बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए, यानी कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पर आनी चाहिए। अब ये सही है कि नहीं वो हमें चेक करना है, वही चीज़ यहाँ कही गई है। ऑब्जर्व ईच ऑफ देम एंड सी इफ़ देयर इज़ अ मिस्टेक। चेक कीजिए कि क्या इस तरीके, जैसे कि फर्स्ट है, इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने पर क्या यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आती है, तो ये चेक करना है। इफ़ यू थिंक देयर इज़ अ मिस्टेक, अगर आपको लगता है कि यहाँ कोई गलती हुई है, ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग। तो फिर आपको ये भी बताना होगा कि क्या गलती हुई है, यानी ठीक करके दिखाना। देन सिंप्लीफाई इट करेक्टली, फिर सही करके उसको दिखा देना है। तो पहला एक्सप्रेशन देखते हैं। पहला एक्सप्रेशन 3a + 2b। देखिए यहाँ पर वेरिएबल a है, यहाँ पर वेरिएबल b है, तो ये तो अनलाइक टर्म्स है और अनलाइक टर्म्स को जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ना हम ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दी 5, तो ये तो रॉन्ग है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, 3a + 2b, यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप कैसे भी सॉल्व नहीं कर सकते, ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म यही है 3a + 2b। इसको आगे आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं।
अब इसके बाद ये सेकंड एक्सप्रेशन देखिए 3b माइनस 2b माइनस बी, इसको सिंप्लीफाई किया तो 0 आया। ये आंसर आपका सही है, ये बिल्कुल सही सिंपलेस्ट फॉर्म है। कैसे है वो मैं यहाँ चेक करके मतलब आपको क्लियर करके भी बता देता हूँ यहाँ रफ वर्क में कि आपको 3b माइनस 2b माइनस बी दिया गया। अब ध्यान से देखिए 3b माइनस 2b और माइनस बी, माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, ये राइट टर्म्स है ना, तो माइनस 2b और माइनस बी को ऐड करेंगे तो माइनस 3b आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 3b पॉजिटिव 3b नेगेटिव, ये आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा 0। इसीलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म बिल्कुल सही है। अब क्योंकि ये सही है तो आगे इसको करेक्ट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद आते हैं थर्ड एक्सप्रेशन पे 6 और ब्रैकेट में है p प्लस 2, तो ये जो 6 है p के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ भी। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमें दी गई है 6p प्लस 8। ये रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है अभी आपको पता चल जाएगा। हमें ऐसा दिया गया, यहाँ करेक्ट करके लिखते हैं 6 ब्रैकेट में p प्लस 2। एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जैसे 6 है और ये ब्रैकेट है तो इसके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो ये 6 इस p के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा 6p, फिर यही 6 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा 12। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होनी चाहिए इसकी 6p प्लस 12, जबकि यहाँ क्या दे रखी है 6p प्लस 8, इसलिए ये गलत है सिंपलेस्ट फॉर्म। सही सिंपलेस्ट फॉर्म ये है। अब इसके बाद फोर्थ एक्सप्रेशन देखिए, यहाँ दिया गया है पहले ब्रैकेट में 4x प्लस 3y, फिर माइनस का साइन, फिर 3x प्लस 4y। अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमें दी गई है x प्लस वाई, और ये गलत है। क्यों गलत है इसको अभी चेक करके देखते हैं। देखिए पहले ब्रैकेट में क्या है 4x प्लस 3y माइनस का साइन, अगले ब्रैकेट में क्या है 3x प्लस 4y, तो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये 4x प्लस 3y ब्रैकेट ओपन कर दिया, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे साइन बदल जाएंगे, बाहर माइनस का साइन है तो पॉजिटिव 3x बाहर आके माइनस 3x हो जाएगा, प्लस 4y बाहर आके माइनस 4y हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब ये 4x है ये माइनस 3x है, 4x में से 3x माइनस किया तो क्या बचा x। अब ये 3y पॉजिटिव है और 4y नेगेटिव है, 4y में से 3y गया, क्या बचेगा y। अब बड़ा टर्म क्या है 4y, इसका साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस y आएगा, क्या आएगा माइनस y। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुई x माइनस वाई, जबकि यहाँ पर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म क्या दी गई है x प्लस वाई, इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म गलत है। सही सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी x माइनस वाई। अब इसके बाद फिफ्थ एक्सप्रेशन देखिए 5 माइनस फिर ब्रैकेट में 2 माइनस 6z, यहाँ इसका सिंपलेस्ट फॉर्म दिया गया 3 माइनस 6z, और ये सही नहीं है, ये भी गलत है। क्यों अभी हम देखते हैं। इसको लिखिए 5 माइनस 2 माइनस 6z, इसको आप z भी कह सकते हैं z भी कह सकते हैं, ब्रैकेट ओपन कीजिए 5। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पॉजिटिव 2 है बाहर आके माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस 6z है बाहर आकर ये प्लस 6z हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन था तो साइन बदल गए। अब आगे देखते हैं 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 प्लस 6z या 6z कह सकते हैं आप, तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 3 प्लस 6z, जबकि यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म दी गई है 3 माइनस 6z, तो ये गलत है। सही सिंपलेस्ट फॉर्म ये है। अब इसके बाद देखते हैं 6 नंबर पे जो एक्सप्रेशन दिया गया 2 प्लस ब्रैकेट में x प्लस 3, और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमें ये दी गई है 2x माइनस 6, ये भी रॉन्ग है, गलत है ये। क्यों अभी आपको पता चल जाएगा। 2 प्लस ब्रैकेट में x प्लस 3, ब्रैकेट ओपन करते हैं 2, अब बाहर प्लस का साइन है ना, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन जैसे हैं वैसे रहेंगे, यानी 2 प्लस x प्लस 3। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जब आप 2 और 3 को ऐड करेंगे तब तो मिलेगा 5, प्लस में आपको क्या मिलेगा x, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा 5 प्लस x बोल रही है या x प्लस 5 बोल रही है, जबकि यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है 2x माइनस 6, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। सही है जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए वो ये है। अब इसके बाद 7th एक्सप्रेशन देखिए 2y प्लस ब्रैकेट में क्या है 3y माइनस 6, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये दी गई है माइनस y प्लस 6, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म गलत है। इसको ठीक कैसे करेंगे देखते हैं। 2y प्लस ब्रैकेट में क्या है 3y माइनस 6, ब्रैकेट ओपन करते हैं 2y, अब बाहर प्लस का साइन है ना, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन जैसे है वैसे ही रहेंगे, तो प्लस 3y और माइनस 6। अब ध्यान से देखिए 2y और 3y राइट टर्म से ऐड होकर मिलेगा 5y माइनस में 6, तो सही सिंपलेस्ट फॉर्म है 5y माइनस 6, जबकि यहाँ क्या दी गई है माइनस y प्लस 6, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म गलत है। सही वाली सिंपलेस्ट फॉर्म ये है। इसके बाद 8th नंबर पे देखिए क्या एक्सप्रेशन दिया गया 7p माइनस p प्लस 5q माइनस 2q, और इसके सिंपलेस्ट फॉर्म ये दी गई है 7p प्लस 3q, ये सिंपलेस्ट फॉर्म भी गलत है। कैसे अभी चेक करते हैं। यहाँ पर ये लिख लेते हैं एक्सप्रेशन 7p माइनस p प्लस 5q माइनस 2q। अब ध्यान से देखिए
ये राइट टर्म्स है। 7p में से 1p माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 6p, और ये दोनों भी राइट टर्म्स है। 5q में से माइनस करेंगे 2q तो आपको मिलेगा 3q, बड़ा टर्म 5q है जिसका साइन पॉजिटिव है तो प्लस 3q आएगा। तो ये वाली जो सिंपलेस्ट फॉर्म थी वो क्या थी 7p प्लस 3q, ये तो गलत हो गई। सही सिंपलेस्ट फॉर्म ये है 6p प्लस 3q, ठीक है। इसके बाद 9th एक्सप्रेशन देखिए, 5 बाहर है और ब्रैकेट में क्या है 2w प्लस 3x प्लस 4w, और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये दे रखी है 10w प्लस 15x प्लस 20w। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म पूरी तरह से गलत नहीं है लेकिन ये इनकम्प्लीट है। इसको अभी हम कंप्लीट करके दिखाते हैं, फिर आपको समझ आएगा कि इसकी सही मायने में सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होनी चाहिए। अब मैंने क्या कहा, ये पूरी तरह से गलत नहीं है लेकिन इनकम्प्लीट है, ये आपको याद रखना है। तो इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर लिखते हैं 5 ब्रैकेट में 2w प्लस में 3x प्लस में 4w। अब यहाँ कोई साइन नहीं है 5 और ब्रैकेट के बीच में, तो मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो ये 5 पहले तो 2w के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 3x के साथ, फिर 4w के साथ। ये 4y नहीं है, ये 4w है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 5 को करेंगे मल्टीप्लाई 2w के साथ तो क्या मिलेगा 10w, प्लस 5 को 3x के साथ करेंगे 15x, 5 को 4w के साथ करेंगे तो 20w। अब इसको आगे भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 20w और 10w ये लाइक टर्म्स है, दोनों पॉजिटिव ऐड हो जाएंगे। 10w और 20w को ऐड करेंगे तो मिलेगा 30w, और प्लस में 15x। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको और आगे सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप इसको सोल्व करके देखिए, यही आएगा 10w प्लस 20w यानी कि 30w प्लस में 15x। तो है ये सेम, बस थोड़ा सा इसको कंप्लीट करने की ज़रूरत है। अब इसके बाद हम देखते हैं 10th पार्ट। यहाँ पर क्या एक्सप्रेशन दिया गया 3j प्लस 6k प्लस 9h प्लस 12। अब यहाँ पर क्या किया गया कि 3 कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में बचा j प्लस 2k प्लस 3h प्लस 4। ये बिल्कुल सही सिंपलेस्ट फॉर्म है। कैसे है वो मैं अभी आपको सिखा देता हूँ कि ये सही कैसे है। यहाँ पर मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। ये जो एक्सप्रेशन था ना इसको लिख लेते हैं 3j प्लस 6k प्लस 9h प्लस 12। अब इन सब में देखिए ये 3 कॉमन आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये सब में 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लिया। अब पहले टर्म में से 3 तो कॉमन आ गया, बचा क्या j प्लस का साइन। अब दूसरे टर्म में से 3 तो कॉमन आ गया, यहाँ से बचा 2 साथ में k। और अब ये सही है कि नहीं जो हम लिख रहे हैं, आप मल्टीप्लाई करके देखिए वापस ही ऊपर वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। 3 इंटू जे करेंगे 3j आ जाएगा, 3 इंटू 2k करेंगे 6k आ जाएगा। अब तीसरा टर्म लीजिए, 9 में से 3 कॉमन आया 3 बचा, साथ में h बचा, प्लस 12 में से 3 कॉमन आया 4 बच गया। तो यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आई, इसके साथ मैच भी कर लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म आई 3, यहाँ भी 3 है, ब्रैकेट में j है, प्लस 2k है, प्लस 3h है, प्लस 4 है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म बिल्कुल सही है। इसको यहाँ पर अलग से हमें करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है। अब देखते हैं 11th एक्सप्रेशन 4 ब्रैकेट में 2r प्लस 3s प्लस 5, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमें ये दिया गया -20 माइनस 8r माइनस 12s। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म रॉन्ग है, गलत है। ठीक कैसे होगी या कैसे सही होनी चाहिए वो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए एक्सप्रेशन क्या है 4 और ब्रैकेट में, इसको यह थोड़ा ऊपर करके लिख लेते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। 4 ब्रैकेट में 2r प्लस में 3s प्लस में 5। अब ये जो 4 है ना ये 2r के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, 3s के साथ भी और 5 के साथ भी। तो 4 को 2r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8r आ जाएगा। 4 को 3s के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पॉजिटिव है तो प्लस का 4 3 जा 12, 12s आ जाएगा। फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पॉजिटिव है तो प्लस का साइन, 4 5 जा 20 आ जाएगा। तो सही एक्सप्रेशन क्या हुआ, सही एक्सप्रेशन हुआ पॉजिटिव 8r प्लस 12s प्लस 20। जबकि यहाँ क्या दिया हुआ माइनस का 20 दिया हुआ है, उसके बाद माइनस का 8r दिया हुआ है और माइनस का 12s दिया हुआ है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म गलत है, ये वाली सिंपलेस्ट फॉर्म सही है। अब इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, टेक अ लुक एट ऑल द करेक्टेड सिंपलेस्ट फॉर्म्स दैट इज ब्रैकेट्स आर रिमूव्ड, लाइक टर्म्स आर एडेड एंड टर्म्स विद ओनली नंबर्स आर एडेड। तो यहाँ पर हमने यही सब देखा था ना कि जब हम जो एक्सप्रेशंस दिए गए थे उनको जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, या इसको कह रहे के ब्रैकेट रिमूव करते हैं, लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं, और ऐसे टर्म्स जिसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं उनको भी एक साथ ऐड कर देते हैं। ये सब हमने देखा था। आगे, इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द नंबर ऑफ लेटर नंबर्स दीज एक्सप्रेशंस हैव।
तो इन एक्सप्रेशंस में क्या कोई कॉमन चीज़, कोई रिलेशन आपको नज़र आया? तो एक चीज़ अगर आपने ध्यान दी हो तो वो चीज़ ये है कि जब भी हम किसी एक्सप्रेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, उसके राइट टर्म्स को ऐड करते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, राइट टर्म्स को ऐड करते हैं, और ऐसे टर्म्स जिनमें सिर्फ नंबर होते हैं उनको ऐड करते हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने पर वो जो सिंपलेस्ट फॉर्म आती है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कम हो जाते हैं, या ऐसे कह के नंबर ऑफ टर्म्स रिड्यूस हो जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर यहाँ लिखा हो 5x प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6y, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, 5x और 2x को ऐड करेंगे 7x प्लस 3y और 6y को ऐड करेंगे 9y, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 टर्म थे, जबकि सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 ही टर्म रह गए। तो जब हम किसी एक्सप्रेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स रिड्यूस हो जाते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कम हो जाते हैं। तो इसके आंसर में यहाँ पर हमने लिखा है व्हेन वी सिंप्लीफाई एन एक्सप्रेशन द नंबर ऑफ टर्म्स रिड्यूसेस, यानी कि जब भी हम किसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे 4.5 पिक पैटर्न्स एंड रिवील रिलेशनशिप्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।